गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोगों की फोर्थ यूनिट की क्लास है। अभी तक इससे पहले जो हमारी प्रीवियस 3 क्लासेस थी उसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 वो हमने पूरी कवर कर ली थी। तो उससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं। साथ साथ में मैं जैसे हर क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बार सिलेबस का रिविजन करवाती हूँ और बताती हूँ कि सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स है। वैसे ही आज हम अभी स्टार्टिंग में पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारी कल वाली क्लास है उसमें हम यूनिट 5 जो हमारी लास्ट यूनिट है, उसका रिवीजन करेंगे। साथ-साथ में कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ट्राई करेंगे कि उसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकें और देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो जैसे अभी तक आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि हमने फर्स्ट क्लास में यूनिट 1 के बारे में पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज क्या क्या होती है, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ओबी के जो मॉडल्स थे, हमने वो सब चीजें यूनिट 1 की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पूरी डिटेल में हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद जो हमारी यूनिट 2 थी, जो सेकंड क्लास में हमने कवर करी थी, उसमें हमने फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी ट्रेट्स, टाइप ए, टाइप बी, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन। आप लोगों को याद होगा मैं बार-बार बोल रही थी कि परसेप्शन, इवन मैंने परसेप्शन के लिए आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे-दे के भी समझाया था कि परसेप्शन क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं कि किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ-साथ में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, परसेप्शन, ये सारा हम लोगों ने यूनिट 2 में कवर कर लिया था। उसके बाद जो हमने कल क्लास अटेंड करी होगी आप लोगों ने, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कल मोटिवेशंस, जो थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जॉहरी विंडो, ये सब के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आखिरी तक आप लोगों को विद एग्जाम्पल चीजें भी समझाई थी। तो आई होप अभी तक ये तीनों यूनिट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद जो आज हम लोग करने वाले हैं, आज हमारी है यूनिट 4 जो हमारी है ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप पर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, उसमें यूनिट 4 को लेकर बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है, तो एक बार एसओएल की वेबसाइट पे चेक करना। वहाँ पे जो रेफरेंस मटेरियल वाली भी जो एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ में इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें दी हुई है। मतलब जो यूनिट 4 है, वो ट्राई करना थोड़ा जो रेफरेंस मटेरियल है, वहाँ से उठा लो, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट है। लीडरशिप्स वगैरह से रिलेटेड वहाँ पे पूरा अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारी कल वाली क्लास है उसमें हमारा यूनिट 5 बचेगी, जो डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और स्ट्रेस, ये सारे इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। तो कल वाली यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आज वाली यूनिट में अगर देखा जाए तो हम लोग लीडरशिप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप सिलेबस रिलेटेड अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिलेबस अब सबको क्लियर होगा। आज हमने 4 टाइम सिलेबस पूरा डिस्कस किया है। तो सिलेबस सबको क्लियर है? सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो हमने जो अभी यूनिट 1 करी थी, यूनिट 1 की जो ये पीपीटी थी, ये भी आप सब लोगों के पास अवेलेबल होगी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स और इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसके की एलिमेंट्स क्या-क्या है, नेचर, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्टडिंग ओबी, चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, जिसमें हमने ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कॉलेजियल, ये सारे मॉडल्स करे थे। क्लासिफिकेशन भी हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज का कर लिया था, तो इसमें हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। मैंने जस्ट ये एक बार आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू और रिवीजन के लिए बताया है कि देखो यूनिट 1 हमारा पूरा हो चुका है। आई होप इसका भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हमने यूनिट 2 भी कवर कर ली थी, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, फाउंडेशन क्या-क्या होती है उसकी, पर्सनैलिटी, मेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज,
थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, परसेप्शन, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाया था। इसके थ्रू भी मैंने आप लोगों को बहुत परसेप्शन समझाने की कोशिश करी थी। साथ-साथ में फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस, एटीट्यूड, ये सारा भी हम लोग जो थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड थी, ये सब हम कवर कर चुके थे सेकंड क्लास में। साथ-साथ में हमने इसमें लर्निंग, वैल्यूज और ये इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है? इसके बाद जो हमने कल कवर किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने कल की क्लास मिस करी होगी तो मैं एक बार बता दूँ, कल वाले क्लास में हमने मोटिवेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है, उसकी थ्योरीज़ कौन-कौन सी होती है, कंटेंट थ्योरी में कौन-कौन सी थ्योरीज़ आती है, जिसमें हमने पढ़ा था इसमें 4 थ्योरी आती है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हज़ारीबाग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये हमने जो पढ़ी थी ईआरजी थ्योरी, मैकक्लेन थ्योरी, फिर हमने प्रोसेसिव थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें भी हमने ये 5 थ्योरीज़ पढ़ी थी, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, एक्सपेक्टेंसीज़ थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट, ये सारी थ्योरीज़ भी हमने पढ़ ली थी। तो थ्योरीज़ भी बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ट्राई करना कि इसको भी अच्छे से करके जाओ। साथ-साथ में हमने एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट हमने ये भी कवर किया था। मैंने आप लोगों को प्रोसेसेस भी समझा दिया था, सब साथ में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और ये विंडो, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरे एग्जांपल के साथ समझाया था कि देखो कौन सा एरिया को हम कम करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आई होप जो अभी तक हम लोग 3 यूनिट कर चुके हैं, 3 यूनिट में किसी को कोई डाउट नहीं है। सबको 3 यूनिट पूरी क्लियर है। 3 यूनिट की मैंने पीपीटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। इवन लास्ट क्लास में भी मैं ट्राई करूँगी एक बार सारे लिंक शेयर कर दूँ। ओके। सो आज हम लोग 4th यूनिट जो हमारी है उसको अब स्टार्ट करते हैं। 4th यूनिट में बात करें तो ये हमारी नॉर्मली ग्रुप बिहेवियर और लीडरशिप पर है। ठीक है? जैसे ग्रुप बिहेवियर वगैरह की हम बात करें तो इसमें हम लोगों को भी जो पढ़ना है इस यूनिट में, हमें ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं। साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लीडरशिप की थ्योरीज़, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, ये ट्रांज़ैक्शनल लीडरशिप और ये पूरी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रुप बिहेवियर और लीडरशिप पर हमारी पूरी यूनिट डिपेंड है। जिसमें लीडरशिप एज़ अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीडरशिप में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, कि कहीं से भी कुछ भी आता है, हो सकता है टाइप पर आ जाए, हो सकता है ट्रांज़ैक्शनल लीडरशिप पर आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर आ जाए, तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये वाली यूनिट भी हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ-साथ में देखा जाए तो ये सिंपल यूनिट है। अगर इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत बेसिक यूनिट है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग डे टू डे अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस करते हैं। इवन अगर आप लोग में से बहुत लोग अगर वर्किंग है तो आप लोग भी देखते होंगे, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे आप लोग एज अ ग्रुप में काम करते हैं, कोई हर में मतलब लीडर होता है, तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज ये सब चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम कभी कभी कहते हैं ना बातों में कि भाई इसमें ना एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी, एक अच्छा लीडर बन सकता है। इवन हम लोग अपने अगर लाइफ में एक्सपीरियंस करें कि हम लोग कहते हैं ना ये अच्छा लीडर है, हम महात्मा गांधी को कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे लीडर थे। इवन अगर आप लोगों को मैच में इंटरेस्ट होगा तो हम लोग पहले कहते थे ना कि महेंद्र सिंह धोनी, वो बहुत अच्छे लीडर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी है ना इसमें लीडरशिप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ तो ग्रुप ग्रुप एक हमारा सिंगल सिंपल वर्ड है, तो ग्रुप से आप लोग क्या समझते हैं कि ग्रुप होता क्या है? ग्रुप क्या होता है? मतलब हम ग्रुप किसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक ग्रुप है एक। बताओ ग्रुप आप लोग किसको कहोगे, कि आप किसको कंसिडर करोगे? कोई एक आप अकेले इंसान है, क्या आप अकेले ग्रुप हो? क्या आप खुद को ये कहोगे हाँ मैं ग्रुप हूँ एक? अब तो मैंने हिंट भी दे दिया कि अकेला इंसान ग्रुप होगा। तो ग्रुप हम किसको कहेंगे? गुड, 2 से ज़्यादा मेंबर होना, करेक्ट। तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप, उस ग्रुप का मेन मतलब अगर मैं एक लोग आपको नॉर्मल मीनिंग में समझाऊँ तो ग्रुप का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो। ठीक है? कभी सिंगल इंसान ग्रुप नहीं बन सकता। ग्रुप में हमेशा क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग। आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड का ग्रुप है, तो क्या 2 और मोर मेंबर्स, वेरी गुड, करेक्ट। तो जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा लोग होते हैं हम उसको कहते हैं ग्रुप। आपका फ्रेंड सर्कल में आप है, आपके फ्रेंड है, आपके और भी 2-3 फ्रेंड है, तो आप लोगों का क्या है? आप लोगों का एक ग्रुप है।
ठीक है, तो ग्रुप का मतलब होता है नॉर्मली जहाँ पे दो से ज्यादा लोग हो। अगर हम यहीं पे बात करें कि ग्रुप डायनामिक्स, तो डायनामिक्स मीन का अगर मतलब डायनामिक मीन का मतलब हम समझे तो वो उसका मतलब होता है फोर्स। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जैसे हम लोग हर चीज में करते हैं ना, वर्ड बाय वर्ड चीज पकड़ते हैं, तो जो ये डायनेमिक है उसका मतलब ग्रीक वर्ड मीनिंग होता है फोर्स। और फोर्स से आप लोगों को अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करते ईच अदर, या फिर कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक्स की अगर हम बात करें पूरी, तो ग्रुप डायनामिक्स हमारा क्या होता है कि किस तरीके से एक ग्रुप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में भी डाला है, ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। तो जो मैनेजर है ना, मैनेजर को बहुत सारा अपना टाइम ये चीजें समझने में, या कह सकते हैं कि ये देखने में डालना पड़ता है कि किस तरीके से जो सारे ग्रुप्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको प्रॉपर क्या कह सकते हैं अचीव करने में हेल्प करे। देखो मैंने एक लाइन भी डाली थी इसमें, मैनेजर स्पेंड substantial time in managing groups and teams so that group contribute to the organizational and the group goals, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप का गोल है उसमें जो वो ग्रुप है उसको अचीव करने में हेल्प करे या कंट्रीब्यूट करे, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे आप अचीव कर पाए। ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक क्या होता है, ये तो स्टडी, इट इज अ स्टडी, सॉरी, ग्रुप डायनामिक स्टडी द नेचर फॉर्मेशन एंड रीजन फॉर फॉर्मिंग द ग्रुप्स। मतलब ग्रुप डायनामिक एक ऐसी स्टडी करता है कि ग्रुप क्यों बना है या उसके पीछे क्या रीजन है, और जो उस ग्रुप है वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को या कह सकते हैं उस ग्रुप के मेंबर को अफेक्ट करेगा। इट स्टडी हाउ ग्रुप अफेक्ट द बिहेवियर एटीट्यूड ऑफ द मेंबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब वो ग्रुप का क्या इफेक्ट आएगा लोगों पर, जो उसके मेंबर है उसके ऊपर, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं ग्रुप डायनामिक। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि पीपल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इफ ग्रुप आर इफेक्टिवली मैनेज दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एक ग्रुप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव करने में ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रुप बहुत अच्छा है, मतलब ग्रुप बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छे नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहता है, हम कह सकते हैं उसमें बहुत हार्मनी है, वो बहुत मिलके काम करता है। हम उसको कोई भी चैलेंज दे देते हैं या कोई भी टास्क दे देते हैं, वो ग्रुप बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको हम कितनी जल्दी मीट कर पाएंगे। तो नॉर्मली हम देखा जाए तो ये स्टडी करता है कि कैसे एक ग्रुप का जो अफेक्ट है वो किस तरीके से उसके मेंबर पे आएगा, या फिर कह सकते हैं ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर या एटीट्यूड को, जो उसमें ग्रुप के मेंबर्स है उसके बिहेवियर या एटीट्यूड को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें बात करें तो जो हमारा आता है 5 स्टेज मॉडल इन अ ग्रुप डेवलपमेंट, कि ये हमारा एक नॉर्मल 5 स्टेज मॉडल है कि ग्रुप कैसे बनता है, कैसे धीरे धीरे ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि डे वन में ही एक मैनेजर आया, मैनेजर ने 5 लोग उठाए, बोल दिया ये ग्रुप है। क्या वो ग्रुप बन जाएगा, या क्या वो ग्रुप सही ग्रुप होगा, या फिर कह सकते हैं वो ग्रुप इफेक्टिव ग्रुप होगा जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में हेल्प करेगा या उसके टारगेट्स को अचीव करने में प्रॉपर हेल्प करेगा। तो वो ग्रुप मतलब उसको हम लोग ग्रुप नहीं मानते, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे ग्रुप नहीं बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रुप कैसे बनता है, एक छोटा सा एग्रीमेंट। हाँ ठीक है, जैसे हमने बोला 5 लोगों को उठा के एक ग्रुप बन गया, अगर हम फॉर्मल वे में देखा जाए, फॉर्मल वे, लेकिन एकदम से हम उसे ये नहीं कह सकते कि इफेक्टिव ग्रुप है या ये सही ग्रुप है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्रीमेंट होगा जिसमें सबके पर्पस अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई 4 लोग, मैं, हम सब लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। ये इवन सोचो हम सब लोग मिलके एक ग्रुप बना दिया। सबसे पहले क्या होगा, हमारे बीच में एक छोटा सा एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग एक साथ काम करेंगे, हमारा जो गोल होगा वो गोल एक होगा। हमें नॉर्मली इस टास्क को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट के लिए हमने एक बनाया है, कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है, कंपनी ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट हमारे हमें दे दिया और कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये सारे लोग मिलकर ग्रुप में आके इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक लिटिल एग्रीमेंट होगा कि हाँ हमारा ये गोल है, हमें ये प्रोजेक्ट वर्क करना है, इसमें इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ये टास्क परफॉर्म करना है, चीजें थोड़ी डिफाइन होगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, इसमें चीजें बहुत अनक्लियर होती है। हम किसी को जानते नहीं, अब जो 5-6 लोग आए भाई उसे हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। हो सकता है उसका पर्पस कुछ और हो, वो जस्ट ऐसे ही मतलब फॉर अ मनी वर्क कर रहा हो, उसका नहीं हो इतना इंटरेस्ट, या वो उसका गोल कुछ और हो, भाई उसका पर्सनल गोल हो सकता है, उसका कंपनी गोल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पर्पस बहुत अनक्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि ना हम सामने वाले को ज्यादा जानते हैं, ना सामने वाला हमें अच्छे से ज्यादा जानता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग वाला, उसमें क्या होता है, लिटिल एग्रीमेंट होता है,
पर्पस अनक्लियर होता है, गाइडेंस और डायरेक्शन मिल रही होती है। अब ग्रुप बनाया तो ऑफकोर्स उसका कोई लीडर होगा या मैनेजर होगा, थोड़ा गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब स्टार्टिंग का जो स्टेज है जहाँ पे चीजें एग्रीमेंट में तो है लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे गाइडेंस डायरेक्शन हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्लियर वे में जाए और आगे अच्छे से परफॉर्म करे। तो जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक ग्रुप में आ गए, ठीक है, मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे सामने वाला पर्सन कुछ और बोल रहा है, या फिर उसके मन में आएगा भाई ये ज्यादा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, ये क्यों इतना बता रहा है। अब उस सिचुएशन में क्या हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, मैं कह रही हूँ कि भाई नहीं ये वह कैसे करते हैं, दूसरा वाला बोलेगा नहीं भाई ये तो ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए। लेकिन हमें ये बात भी पता है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट हम जितने भी अराइज कर ले, हमें काम साथ में ही करना है। हमें जो ये टास्क मिला हुआ है, हमें जो ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ये जिस जो सामने वाला है उसके लिए भी वो प्रोजेक्ट को मतलब कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हूँ मेरे लिए भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो हम फाइनली में ये कहते हैं ना कि भाई ठीक है, लड़ाई-झगड़ा छोड़ते हैं, मिल-जुल के काम करते हैं, तुम अपना पॉइंट लेकर आओ, मैं अपना पॉइंट लेकर आती हूँ, थोड़ा बैठ के डिस्कस करते हैं। तो जो ये वाला टाइम होता है इसको कहते हैं स्टॉर्मिंग, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा, पहले कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ तो हुए लेकिन सामने वाले ने आके मुझसे बात करी, मैंने उससे बात करी, हमने कम्युनिकेशन करा। उसके बाद क्या हुआ, हमारी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी कि हाँ, अच्छा ये कहना चाहता है, मैंने तो सुना ही नहीं। या फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो समझा, वो सामने वाला कहेगा मैंने इसकी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्लैरिटीज बढ़ती है, ठीक है। पावर स्ट्रगल्स, यहाँ पे पावर के लिए स्ट्रगल होता है, ये बात सही है। देखो हमने जैसे बात करी कॉन्फ्लिक्ट वाली, भाई वो सामने वाला कहेगा सारी पावर मेरे हाथ में, जबकि मैं कहूंगी मेरे हाथ में रहनी चाहिए पावर, या तो हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिसाइड हो। स्टिल मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं अपने आइडियाज से या फिर मैं अपनी एबिलिटी से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकूं, मैं एक वो लीडरशिप वाली वो क्वालिटी ले सकूं कि हाँ भाई सबको ये लगे कि ये सही है, ये इसके आइडिया सही होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पावर को लेकर स्ट्रगल होता है, कोचिंग होती है। कोचिंग कैसे, मतलब डायरेक्शंस प्रोवाइड करी जाती है, जो वही बात आ गई कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो हमारी क्लैरिटी होती है उसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। भले हमारे में लड़ाई झगड़े हो गए लेकिन हम उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब क्या होता है ना, एग्रीमेंट या कह सकते हैं मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे रोल्स क्लियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती है, फैसिलिटेशंस हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हमारे एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी आ गई, तो हमने नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई तेरा ये काम है, मेरा ये काम है। फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, अब आप लोग भी कुछ आइडिया दे रहे थे, मैं भी कुछ आइडिया दे रही थी। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि भाई ये लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, इससे हमारा काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हम बैठते हैं, हम डिसाइड करते हैं, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब आपके और मेरे बीच में चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देते हैं, तू ये काम कर, मैं ये काम करती हूँ। ठीक है, हम ना, मैं तुम मेरी वाली चीज में इंटरफेयर करना, मैं तुम्हारी वाली चीजों में इंटरफेयर करूंगी, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इससे क्या है, मिलके काम करते हैं। हम क्योंकि कहते हैं ना भाई अपना अपना काम करो, शांति रहेगी। ठीक है, तो हमें अपना अपना काम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिलके नहीं काम करें, हाँ हमें मिलके काम करना है, लेकिन हमने हमारी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे क्लियर कर दिया है कि तुम्हारा ये रोल्स है, मेरा ये रोल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, परफॉर्मिंग, जहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं चीजों को, जहाँ पे हमारा विजन क्लियर होता है, हमें हमारा पर्पस क्लियर होता है, हमें पता होता है हमें क्या काम करना है, हमें क्या पर्पस को अचीव करना है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो मेन फोकस क्या होता है उस गोल पे, कि हमें वो गोल को अचीव करना है। यहाँ पे डेलीगेशंस भी होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी जो अथॉरिटी या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम अपने जो सबऑर्डिनेट है उसके साथ शेयर करते हैं, हम अपने काम को सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हमने आप लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन भी पढ़ी होगी, जो हमारी अथॉरिटी होती है वो कभी भी हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपने हेड को आंसर देना है तो मुझे ही आंसर देना है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने तो अपना काम इसको कह दिया था, अब ये आंसरेबल है। ये नहीं होता, जब उस चीज के लिए मैं आंसरेबल हूँ तो मुझे ही आंसर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं अपने वर्क को डिवाइड कर सकती हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को भी इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो मेरे से थोड़ा बर्डन भी हटता है, दूसरा क्या होता है, जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो मोटिवेट होता है कि हाँ मेरे लिए भी एक चैलेंज है, मुझे भी एक काम दिया गया है, मुझे भी ये लोग अपना पार्ट समझते हैं। तो जो परफॉर्मिंग स्टेज होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें क्लियर होती है। और मेनली देखा जाए तो यहाँ पे टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, जहाँ पे हमें पता होता है कि हमारा फोकस क्या है, हमें किस गोल को अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है, काम को डिवाइड करके अचीव करना है या खुद करके अचीव करना है। तो ये नॉर्मली परफॉर्मिंग स्टेज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग क्या होता है, जहाँ पे हमारा टास्क खत्म हो जाता है, या कह सकते हैं हम लोग ने खत्म कर लिया होता है। ये एक हमें गुड फीलिंग आ रही होती है कि हाँ ठीक है, हमारी ग्रुप ने मिलके इस टास्क को अचीव कर लिया है। ठीक है, जहाँ पे हमें रिकॉग्निशन मिलती है, हमें मैनेजर मतलब एज अ रिवॉर्ड देगा या अप्रेजल देगा कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया है, तुमने ये टास्क अचीव कर लिया। तो नॉर्मली
ये अचीविंग स्टेज है। जैसे हम लोग कोर्ट में सुनते हैं ना कि दिस केस इज़ एडजर्न टिल, ये जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में बहुत सुनते हैं कि ये नेक्स्ट डेट के लिए एडजर्न हो गया। मतलब ये क्या होता है कि आज खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट पे अभी होगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, एडजर्निंग का मतलब ये है कि टास्क का पूरा कंप्लीट हो जाना, जो हमारा गोल था उस गोल को अचीव कर लेना। ठीक है? अब हम अगर हमने कोई गोल अचीव कर लिया तो उससे क्या होगा, हमें अच्छी फीलिंग आ रही है। हमें लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये अचीव करना था, मैंने इसको अचीव कर लिया। ठीक है? इससे मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे मैनेजर अप्रेज़ कर रहा है, मुझे कंपनी के लोग कह रहे हैं, "हाँ, ठीक है, तुम्हारी टीम ने अच्छा काम किया, तुम्हारे ग्रुप ने अच्छा काम किया।" ठीक है? तो ये 5 स्टेज मॉडल होता है ग्रुप डेवलपमेंट में कि किस तरीके से ग्रुप बनता है। कि सबसे पहले थोड़े लड़ाई-झगड़े होते हैं, चीज़ें अनक्लियर होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज़ होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, फिर टास्क परफॉर्म होता है, फाइनली टास्क कंप्लीट होता है। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक इससे रिलेटेड सबको सब कुछ क्लियर हो गया है ना? अच्छा, आप नॉर्मिंग में कंसेशन नहीं, ये एक तरीके से ना एग्रीमेंट होता है। जैसे हम लोग इसमें कहते हैं ना कि एग्रीमेंट एंड कंसेंसस, हम लोग जो शॉर्ट एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि हमारी रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये उस तरीके से एग्रीमेंट को ही दूसरा नाम दिया गया है। कुछ एग्रीमेंट तो बड़े होते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट ये होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ, ये इंसान ये रोल करेगा, ये इंसान ये रोल करेगा, इसका ये काम है, उसका वो काम है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वो अथॉरिटी। तो वो एक एग्रीमेंट ही होता है। आई होप अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है। मैम 5 स्टेज मॉडल से पहले आपने और क्या टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए। मैंने 5 स्टेज मॉडल से पहले खाली ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बताया था कि ग्रुप डायनामिक्स होते क्या है। शॉर्ट में समझा दूँ। देखो मैंने शॉर्ट में नॉर्मली यही समझाया था, अभी तक हम लोग ने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको नॉर्मली बाय वर्ड समझाया था कि ग्रुप मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, और डायनामिक्स को अगर हम ग्रीक वर्ड में समझे तो वो उसका मतलब ये होता है फोर्सेस, ठीक है? या फोर्सेस, या उसको हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंस अदर। तो ग्रुप डायनामिक्स का नॉर्मली मतलब क्या होता है, ये स्टडी करता है कि किस तरीके से एक ग्रुप बिहेवियर या फिर एटीट्यूड जो मेंबर है उस ग्रुप का, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर या एटीट्यूड उसके मेंबर्स को। तो उसको कहते हैं हम ग्रुप डायनामिक्स। उसके बाद हमने ये 5 स्टेज मॉडल पढ़ा था कि 5 स्टेज मॉडल में कैसे होता है, फॉर्म कैसे, फॉर्मिंग क्या होता है, स्टॉर्मिंग क्या होता है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे ज्यादा अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अब हम आगे भी कवर करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो जो आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रुप। देखो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के ग्रुप किस-किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप्स, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स। ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसा नाम से पता चल रहा है कि फॉर्मल ग्रुप्स क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या कह सकते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था जो ग्रुप डेवलपमेंट था, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है मैनेजर ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया कि हाँ आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। अब आपको एक साथ मिलके इसको फॉर्मली रह के करना पड़ेगा या जैसे भी, तो उसमें जब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ग्रुप को बनाया जाता है जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन प्रॉपरली डिफाइन हो। ठीक है? एक मतलब एक ग्रुप बना, हमें आप लोगों को पता था कि आप लोगों को ये टास्क अचीव करना है, उसके लिए ग्रुप बनाया गया जिसमें पूरी चीजें डिफाइंड थी कि हाँ, ये हेड होगा, उसके नीचे ये उसका सबऑर्डिनेट होगा, उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स क्या होंगे या सुपीरियर्स क्या होंगे या जो भी है। ये जैसे पूरा आपका प्रॉपर बनाया गया कि हाँ, मैनेजर है, उसके बाद कौन-कौन से मतलब जो अलग-अलग हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में से कौन-कौन मैनेजर है, तो जहाँ पे पूरी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिफाइन हो, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर किया गया हो, कम्युनिकेशन चैनल्स बताए हो कि हाँ, देखो कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। जो कह सकते हैं कि एक वर्कर है, एक वर्कर जो
मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको बताया गया कि भई आपको जो फैक्ट्री के मैनेजर है, आपको उससे बात करनी है या फिर आपको जो डील कर रहा है, आपको पहले उससे बात करोगे, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर बात करेगा। मतलब जहाँ पे हम नॉर्मल जो कम्युनिकेशन का चैनल को हम फॉलो करते हैं, कि ये इससे कम्युनिकेट करेगा, वो उससे कम्युनिकेट, वो उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम भी किसी कंपनी में हैं, हम लोग सबसे पहले अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या हमें कुछ भी है, हम किसके पास जाएँगे? अपने बॉस के पास जाएँगे। डायरेक्ट हम लोग सीईओ या फिर हम सीधा मैनेजर के पास तो नहीं चले जाते ना, कि हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट उसके पास चले जाते हैं, हम अपने बॉस के पास जाते ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं होती है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स डिसाइड होते हैं, तो जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, वो कौन से ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हो, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा जो चैनल है कम्युनिकेशन का वो डिसाइड हो, साथ साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हो कि भाई आपको ये रूल फॉलो करना है, आपको ये रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो वो होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप, जहाँ पे चीजें बिल्कुल फॉर्मली चली हो, जहाँ पे कंपनी ने चीजें बनाई हो, सब चीजें डिफाइन करके दी हो, पेपर पे आपको बताती हो आपका रूल्स और रेगुलेशन ये है, ये आपके हेड है, उसके हेड ये है, इस तरीके से आपको काम करना है, तो ये होता है फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करूँ तो कमिटीज, बहुत सारी कमिटी बनी होती है ना, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज में कोई सोसाइटी बनी होती है, ठीक है? कमेटी कह लो या सोसाइटी कह लो, फॉर एग्जांपल सोसाइटी का ही बोल लेते हैं। अब उसमें या कमेटी से ही मैं समझाती हूँ चलो आपको, कि कोई कमेटी है। अब सबसे पहले क्या होता है उसमें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कौन होता है? टीचर इंचार्ज, टीचर इंचार्ज के नीचे कौन होता है? ऑफिस बेरर्स। हम कहते हैं ना ऑफिस बेरर है या फिर ये हेड ऑफ सोसाइटी है या हेड ऑफ कमिटी है, ठीक है? उसके ऑफिस बेरर्स के बाद कौन आता है? मेंबर्स आते हैं। तो ये जो पूरा फ्लो होता है, अब ये बताओ जो मेंबर्स है, मेंबर्स के डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा? नहीं ना, मेंबर कौन सा कम्युनिकेशन चैनल फॉलो करेगा? वो सबसे पहले जो ऑफिस बेरर्स है उसके पास जाएगा। ऑफिस बेरर्स किसके पास जाएँगे? वो जो टीचर इंचार्ज है, वो टीचर इंचार्ज के पास जाएँगे। फिर टीचर इंचार्ज किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल के पास जाएगी। तो ये जो पूरा फ्लो चलता है, ये कैसे? ये फॉर्मल ग्रुप्स में चला। तो जो इसका एग्जांपल में आता है, वो आता है कमिटी, टास्क फोर्स, वर्क टीम, ये सब जो चीज़ें होती है फॉर्मल ग्रुप्स में आती है। ठीक है, अब फॉर्मल ग्रुप्स भी ना 2 हो सकते हैं। एक तो परमानेंट फॉर्मल ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में आते हो। जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, हमारा बॉस है, उसका बॉस है, ये जो पूरा फॉर्मल एक तरीके से बना हुआ होता है। एक तो वो फॉर्मल ग्रुप्स, एक होता है टेम्परेरी ग्रुप, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कह सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बने, उसके बाद खत्म हो गए। उसके बाद जब जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसका खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमें ये दिख रहा था कि जो ऑफिस है उसमें सेल्स बहुत कम जा रही है। ठीक है, अब हमारी कंपनी ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेल्स का डिक्रीज होने का रीजन क्या है। जो हम लोग इतना अच्छे से बना रहे हैं, हमारी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, हमने किसी में कोई डिफरेंस नहीं किया, तो सेल्स हमारी कम क्यों हो रही है? तो उसके लिए एक नॉर्मली एक ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, कि ये ग्रुप ये आइडेंटिफाई करेगा, ये ग्रुप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि जो सेल्स है, उस सेल्स का कम होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ग्रुप बना हुआ। जैसे ही उसने पता कर लगा लिया कि हाँ, हमारी सेल्स कम होने का रीजन ये है कि बाहर बहुत अच्छे और प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो हमारे उसको ज्यादा कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हमारा वही ओल्ड पे चल रहा है, जो दूसरी कंपनी है वो एडवर्टाइजिंग अच्छे से कर रही है, या कुछ भी वॉटएवर, कोई भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके लिए सॉल्यूशन बताया, उसके बाद वो ग्रुप क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ग्रुप रहेगा ही नहीं भाई, काम था वो काम खत्म हो गया, उसके बाद वो ग्रुप खत्म हो गया। ठीक है, वो होता है टेम्पररी फॉर्मल ग्रुप्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो इनफॉर्मल ग्रुप्स है। इसमें हमने फॉर्मल ग्रुप्स पढ़ा था। जो नेक्स्ट हमारा वो है इनफॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स आर नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजर, मतलब ये ग्रुप ना मैनेजर नहीं बनाते, ये आपस में लोग खुद ही बना लेते हैं मिलजुल के। ठीक है, जैसे आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है, आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपका फ्रेंड सर्कल किसी टीचर ने, या फिर कह सकते हैं अगर आप कॉलेज में हो तो आपके टीचर ने, या फिर आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके मैनेजर ने तो आपको वो बना के नहीं दिया है ना। आप लोगों ने जो अपना फ्रेंड सर्कल था वो खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो मैनेजर क्रिएट नहीं करता, बट वो ऐसे ही आपस में आप लोगों के इंटरेक्शन से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एज ए एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ। ठीक है, मेरे एरिया का नहीं है वो पर्सन, या कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो मुझे ना रोज लंच के टाइम पे मेरे को अपनी कैंटीन में मिलता है, या फिर वो 4-5 लोगों का ग्रुप जो साथ में लंच करता है। भले वो अलग-अलग डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साथ में लंच करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मल एक टाइमिंग थी कि हम नॉर्मल एक ही टाइम पे जाते थे, तो हम लोगों ने धीरे-धीरे अपना एक वो ग्रुप बनाया, साथ में लंच करना स्टार्ट कर दिया। हम नॉर्मल एक-दूसरे से बात करने लग गए, इंटरैक्ट करने लग गए। लेकिन हाँ, हम लोग सेम डिपार्टमेंट के नहीं थे, या मैनेजर ने तो हमसे नहीं बोला ना कि तुम लोग अलग-अलग डिपार्टमेंट के हो, फिर भी तुम लोग एक ग्रुप बना दो। नहीं, हमने नॉर्मली ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग आपस में इंटरैक्ट करने लग गए थे, एक-दूसरे से बात करते थे, लंच साथ में करते थे। ठीक है? तो उससे हमारा हुआ। तो ये क्या हुआ, ये फॉर्मल ग्रुप्स हो गया। और कभी-कभार क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गया, सॉरी। और इनफॉर्मल ग्रुप्स कभी-कभार कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ही में आप 5-6 लोग हो, आप लोग 5-6 लोग साथ में काम करते हो। ठीक है? एक ही पोस्ट पे हो, या कह सकते हैं एक ही उस पे हो, उसके बाद क्या हुआ, वो तो एक आपको फॉर्मल काम दिया गया था, लेकिन उसमें भी आपका 3 लोग ऐसे हो जिसका अलग ग्रुप बना हुआ है। टोटल 7 लोगों का
था जो 7 लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन उसमें से 3 लोग हैं, उसका अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है? तो क्या ये फॉर्मल जो ग्रुप था उसके अंदर भी एक छोटा-सा इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है। कैसे बना वो आप लोगों के आपस में जो आप लोगों ने इंटरैक्ट किया, इंटरेक्शन की वजह से बना। ठीक है? अब बात करें वही जैसे देखो फॉर्मल ग्रुप तो हम ऑर्गनाइजेशन के चार्ट में दिखा देते हैं कि हाँ, ये मैनेजर, मैनेजर के नीचे ये वाली पोस्ट आती है, उसके नीचे वाली पोस्ट आती है। वो तो आप लोग नॉर्मली फॉर्मल ग्रुप्स को दिखा देते हो ऑर्गनाइजेशन चार्ट में। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उसको आप ऑर्गनाइजेशनल चार्ट में नहीं दिखा सकते। ठीक है? वो कोई डिफाइन नहीं होते या फिर वो कोई पता नहीं होते। वो नॉर्मली एज़ अ खाली हाँ, ग्रुप है, अपने-अपने आपस में बातें करते हैं, चीज़ों को इंटरैक्ट करते हैं। वो नॉर्मल एक साथ में लोग मिलके बना लेते हैं। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें कि इन्फॉर्मल ग्रुप्स के टाइप कौन-कौन से आते हैं। सबसे पहले हमने सोशल ओवरलेस पढ़ा जिसमें पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, जो आपस में एक-दूसरे के नीड की वजह से इंटरैक्ट करते हैं कि हाँ भाई, कभी-कभार क्या होता है अ, हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, अब हम लोगों को पीजी चाहिए। ठीक है? अब हम लोगों को पीजी चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि जो लोग वहाँ पे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हम उससे बात करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि, "भई तुम कौन से घर में रहते हो? वहाँ पे कोई पीजी अवेलेबल है या तुम क कोई रूम ले रहे हो? तो एक काम करते हैं, हम 4-5 लोग मिलके ना एक रूम ले लेते हैं। हम एक साथ मिलके रह लेंगे, हम सबके भी खर्चे बच जाएँगे।" ये क्या किया आपने सोशली एक-दूसरे को अपने किसी भी अपनी नीड को, रहने की नीड को पूरा करने के लिए आप लोग इंटरैक्ट किया और एक ग्रुप बना। ठीक है? तो ये हमारा हो गया सोशल इंटरेस्ट। वही फंक्शनल आउटले इसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को असिस्ट करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाए कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में कोई था, उससे आपके थोड़े अच्छे रिलेशन है या कह सकते हैं आप उसके आपने उसको जाना या आप उसके साथ इंटरैक्ट अच्छे से करते हैं। तो उसमें क्या है भई मैं जो एक डिपार्टमेंट की हूँ, हो सकता है मैं जाके उसे असिस्ट करूँ कि ना तुम्हारी इस वाली गलती की वज़ह से ना थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुम एक काम करो ये ठीक कर लो। या फिर वो मुझे आगे इंटरैक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये एक काम करते हैं, ऐसे करके चीज़ को मतलब तुम ये ठीक करो तो इससे थोड़ी चीज़ें ये ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ये अच्छी क्वालिटी है। नॉर्मली हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है? तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ओवरलेस। डिसीजन ओवरलेस की कभी-कभार क्या होता है कि एक मतलब कोई इंसान होता है ना उसमें डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। उसको कहते हैं कि हम लोग उसके पास हम कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। तो फॉर सब हो सकता है किसी कंपनी में कोई पर्सन ऐसा हो या कह सकते हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे हो जिसके मतलब मैटर में हमारी मतलब दिमाग में कैसी इमेज बनी हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम में होते हैं ना कुछ तो हमें लगता है एक काम करते हैं उसके पास जाते हैं, उससे ना थोड़ा कंसल्टेशन ले लेते हैं। क्या उससे पूछते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें? ये सही करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो उस टाइम पे हमने जाके क्या किया, हमने उसको हेल्प की, हमने उससे बात करी, तो एक वो ग्रुप्स भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन ओवरलेस ग्रुप। कम्युनिकेशन ओवरलेस ग्रुप जैसे मैंने अभी कैंटीन्स का एग्जांपल दिया, कैंटीन जो क्लब फैसिलिटीज़ है, ये वाले हमारे किस में आते हैं? कम्युनिकेशन ओवरलेस ग्रुप्स में आते हैं। तो आई होप फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स भी सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स? 1 सेकंड बस। ओके। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो हमारा आता है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर आप लोगों को याद है, तो हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। फॉर्मल, इनफॉर्मल अभी तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है, वो हमारा है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? ये नॉर्मली प्रमोट करता है कॉमन गोल को। सिर्फ सिंपल या कह सकते हैं एक सिंगल गोल के लिए होता है, जहाँ पे लोगों के अलग-अलग गोल नहीं होते। उनका नॉर्मल एक गोल होता है, उसको अचीव करना। एक कॉमन गोल के लिए होता है। ये देखा जाए तो स्मॉल और लार्ज डिपेंड करता है कि कैसा किसका क्या बिहेवियर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोसाइटीज़ होते हैं और वो तो कहते हैं ना हम लोग की सोसाइटी में कोई एक शॉप थी। हम लोगों को ये लग रहा था कि ये जो हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसने मिलके डिसाइड किया कि हमारी ना जो यहाँ से मार्केट है वो बहुत दूर है। हमें सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब उसके लिए क्या किया किसी 5-6 लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया कि एक काम करते हैं सबको ना जाना पड़े इसलिए ये 5-6 लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ से मार्केट से जितनी भी सब्ज़ीज़ होती है उसको ले आते हैं, यहीं पे रख लेते हैं, कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको क्या है वहीं से परचेज़ कर लो, इतने दूर-दूर ना जाना पड़े। तो इन्होंने क्या किया ये एक कॉमन गोल के लिए बने, उनको एक कॉमन प्रॉब्लम थी, उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने। ठीक है? तो ये छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा भी ग्रुप हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सनल बिहेवियर पे। ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है सेकेंडरी ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें लॉस हो जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। इसमें कोई कॉमन गोल नहीं होता शेयर करने के लिए। ठीक है? ये ज़्यादा एक्टिवली इंटरैक्ट भी नहीं करते। हाँ, ये लोग ग्रुप होते हैं लेकिन ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते। थोड़ा फॉर्मल ग्रुप टाइप का आ जाता है कि जहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी या बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन ठीक है? जो
सेकेंडरी ग्रुप में होता है कि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में सबका ना अलग अलग वो हो सकता है गोल। कोई अपना पर्सनल गोल है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन गोल पे जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, हो सकता है किसी और को कुछ और गोल हो। तो वो जो ग्रुप गोल अलग अलग होते हैं ना, वो किस में आते हैं, सेकेंडरी गोल्स में, ग्रुप्स में, सॉरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, ये मैं इसको थोड़ा स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादा चांसेस है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में करवाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आता है स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, स्मॉल ग्रुप जिसमें कुछ थोड़े से लोग हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल ग्रुप। वहीं जो लार्ज ग्रुप है उसमें क्या है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बहुत बड़े, बहुत सारा, मतलब आपका कोई क्लब है, क्लब में कम से कम 100-200 मेंबरशिप है, तो वो 100-200 जो मेंबरशिप है वो लार्ज ग्रुप। वहीं आपका छोटा सा फ्रेंड सर्कल है जिसमें से 5 लोग हैं, तो वो क्या होंगे, वो स्मॉल ग्रुप हो गए। तो वैसे स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप ये भी होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ग्रुप डायनामिक्स और टाइप्स ऑफ ग्रुप और ये खत्म कर लिया है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा लीडरशिप, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी तक ये जो ग्रुप वाला था वो टॉपिक सबको क्लियर है। ओके, ठीक है। तो अब लीडरशिप, लीडर होता है, या मैं आप लोगों से पूछूंगी, जब आप वर्ड सुनते हो लीडर, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में लीडर से क्या चीज आती है, कि लीडर होता कौन है। एक बेसिकली अगर हम लोगों की बेसिक नॉलेज से पूछे कि अगर कहती हूँ कि भाई ये लीडर है, तो लीडर कौन होता है आपके लिए, आप लीडर किसको समझते हो, कि लीडर होता कौन है नॉर्मली। बताओ मुझे जल्दी कि लीडर से आप क्या समझते हो, जब जैसे ही मैंने वर्ड बोला लीडर, आपके दिमाग में हु लीड अ ग्रुप, गुड। और बच्चे बताओ, और क्या लीडर सुनती है, पर्सन हु असिस्ट अदर, वेरी गुड। और सब भी तो है ना, बताओ और सब भी क्लास में, कि लीडर सुनती है, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया। हु लीड देयर जूनियर्स, वेरी गुड। मतलब देखो, आप सब लोगों को कहीं ना, मैनेज द टीम, वेरी गुड सबको। तो देखो, आप सब लोगों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा आइडिया है कि लीडर होता क्या है। तो लीडर और लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप क्या होगी, लीडर आप लोगों ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कह सकते हैं जो दूसरों को लीड करता है। जैसे आप सब लोगों ने आंसर दिए, मैनेज द एम्प्लॉय, लीडर गाइड करता है, हाँ करेक्ट। वो पीपल को गाइड करता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है, उसको लीड करेगा, मैनेज करना, मोटिवेट करना, वेरी गुड सब। देखो, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लीडर कौन क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें कि लीडरशिप की, तो लीडरशिप क्या है, ये अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर विदाउट द यूज ऑफ थ्रेट एंड वायलेंस। मतलब लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो दूसरे लोग हैं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा विदाउट थ्रेट। मतलब उसको कोई थ्रेट या फिर कुछ धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ तो ये काम कर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी ग्रुप में हो, ठीक है, उस ग्रुप का जो लीडर है ना, उसको जरूरी नहीं है कि उसको थ्रेड या आप लोगों को डराना पड़े कि भाई तू ये काम कर, नहीं तो तेरे खिलाफ मैं ये एक्शन लूंगा। वो लीडर नहीं होगा। लीडर कौन होगा, जो आपको बिना थ्रेड या उसके आपको इन्फ्लुएंस कर सके। आपको वो नॉर्मली आपको कह रहा है, देखो आपको ये काम करना है, उसे अच्छे से आपसे बात करिए, जो भी है, उसने आपको एक इन्फ्लुएंस किया विदाउट थ्रेड, आपको बिना डराए उसने आपसे काम करवा लिया। वो कहते हैं हम लीडर। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी हम कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये हर किसी में नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा मैनेजर है वो एक अच्छा लीडर हो, या फिर कोई अच्छा पढ़ाई में है, उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, पर हो सकता है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो लेकिन वो एक अच्छा लीडर ना हो। तो लीडरशिप और कह सकते हैं जो हमें एक मैनेजर होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस अदर टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्ट। वही जो हमने भी बात करी कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, किसके लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट मेक इट मोर cohesive एंड द कोहिरेटेड। मतलब ये कि एक डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से वो वर्क करे, जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, या जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, अब देखो जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया, वही बात कि ऑल थ्रू योर पोजीशन एज अ मैनेजर, सुपीरियर, लीड एक्सेट्रा गिव यू अथॉरिटी टू accomplish a certain task and objective in the organization. This power does not make you a leader. ठीक है, इट सिंपली मेक यू अ बॉस। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि हो सकता है तुम्हारी पोजीशन एज अ मैनेजर, एज अ सुपीरियर, एज अ लीड, ठीक है, तुम्हें अथॉरिटी दे रही है कि तुम्हें सामने वाले पर्सन से ये टास्क करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं सामने वाले को ऑर्डर दे सकती हूँ कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं, जो मेरे पास ये अथॉरिटी है उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए, या फिर कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए,
ये मुझे लीडर नहीं बनाते, ये मुझे बॉस बनाते हैं। मैंने तुम्हें भाई कमांड दी है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी या व्हाटएवर, मैं जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें फायर कर दूं या जो भी। तो इसने क्या, इसने मुझे लीडर नहीं बनाया, इसने मुझे क्या बनाया, इसने मुझे बॉस बनाया। मैं एक बॉस हूँ, जो मैं लीडर नहीं हूँ। तो लीडर वही वाली बात आ गई कि जरूरी नहीं है कि मैनेजर या सुपीरियर जिसके पास अथॉरिटी है वो लीडर हो। अच्छा लीडर बनने के लिए हमें अथॉरिटी की या उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये नॉर्मली इन्फ्लुएंसेस से डील करता है। अब बात आती है यहीं पे कि जो लीडर की एबिलिटी है उसको सबको इन्फ्लुएंस करने की दूसरे लोगों को, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, जस्ट एक अथॉरिटी या पोजीशन पे उसकी ये चीज डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल कोई लीड आप ही लोगों के बीच में जो आप ही की पोस्ट पे है, हो सकता है वो लीडर हो। वही तो, इसलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक लीडरशिप या कह सकते हैं एक लीडर की जो एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास वो अथॉरिटी या फिर उसके पास वो पोजीशन ही हो। ठीक है, तो ये होता है लीडरशिप। अगर हम बात करें अब थ्योरी थ्योरी की कि थ्योरीज कौन कौन सी होती है लीडरशिप की, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन-कौन सी थ्योरीज होती है। नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो हम 5 थ्योरी की बात करते हैं, पहले तो ये 4 होती है और एक और थ्योरी होती है जिसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगी क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली थ्योरी की हम बात करें तो इसमें आती है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी जैसे मैंने इसमें खुद पॉइंट्स वाले में डाला हुआ है कि व्हाट डज़ अ लीडर डू, कि एक लीडर क्या करता है, कि वो कैसे बिहेव करता है। तो इसमें नॉर्मली जो बिहेवियर थ्योरी है उसका फोकस किस चीज़ पे है, कि फोकस उस पे है कि एक लीडर को कैसे बिहेव करना चाहिए या एक लीडर का क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है बिहेवियर थ्योरी, कि वो बिहेव के बारे में बात करती है कि एक लीडर का कैसा बिहेव होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी आती है कंटिजेंसी थ्योरी, जिसमें ये बताता है कि हाउ डज सिचुएशन इन्फ्लुएंस द गुड लीडरशिप। जो हमने अभी हाल ही में बात कर रहे थे ना लास्ट वाली लाइन में, कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लीडर को। तो वही चीज इसमें आ जाती है कि कंटिजेंसी थ्योरी की वो बताती है कि कैसे जो सिचुएशन है वो एक गुड लीडर को इन्फ्लुएंस करती है और क्या-क्या सिचुएशंस हो सकती है जो एक गुड लीडर के जो एबिलिटी है या फिर एक लीडरशिप की जो उसकी स्टाइल है उसको इन्फ्लुएंस करती है। अब इसमें क्या ज़रूरी होता है, इसमें ये ज़रूरी होता है कि जो एक लीडर होता है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन-सी लीडरशिप स्टाइल को वो यूज़ करे। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में एक ही सिंपल लीडरशिप स्टाइल यूज़ करें। हम कहते हैं ना कभी-कभार हमें बहुत ज़्यादा रूड या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। वहीं तो कभी-कभार हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर भी रहना पड़ता है। तो ये नॉर्मली जो कंटीजेंसी थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लीडरशिप स्टाइल को प्रिडिक्ट करे उस सर्कमस्टांसेस के थ्रू या कह सकते हैं उस सिचुएशन में उसको कौन-सी लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करना है, ये हमें बताती है कंटीजेंसी थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है थ्रेड थ्रेड थ्योरी, जिसमें बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल मेक्स अ गुड लीडर, कि किस टाइप के लोग गुड लीडर बनते हैं। हम हमेशा एक लाइन सुनते आते थे ना कि इसमें ना, क्योंकि हम लोग ये लाइनें अलग-अलग थी। कभी-कभार ये बोला जाता था कि जो लीडर होता है ना वो बॉर्न होता है। लेकिन कभी-कभार ये बोला जाता था कि लीडर बॉर्न नहीं होता, लीडर बनता है। तो ये थ्योरी अलग-अलग थ्योरीज़ पे अलग-अलग बातें डिपेंड करती है। कुछ थ्योरी हमसे ये कहती है कि भई जो लीडर है वो तो बॉर्न होता है, वो तो पैदा होता ही लीडर होता है। उसमें वो क्वालिटी मतलब कहते हैं ना पैदाइश से वो क्वालिटी आती है। वहीं कभी-कभार क्या बोला जाता है कि किसी भी इंसान में ना पैदाइश से वो क्वालिटी नहीं आती। वो क्वालिटी उसके अंदर जो ट्रेनिंग या अदर चीज़ें होती है उससे वो उस क्वालिटी को सीखता है। तो ये अलग-अलग थ्योरीज़ पे दोनों बातें अलग-अलग डिपेंड करती है। तो जो नॉर्मली ट्रेड थ्योरी है वो हमसे क्या कहती है कि कौन किस टाइप के लोग एक गुड लीडर हो सकते हैं या उसके अंदर कौन-कौन से ट्रेट या कह सकते हैं कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिससे वो एक गुड लीडर बनते हैं। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी आती है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। मतलब व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द लीडर्स पावर, कि उसका जो लीडर के पास जो पावर है, उसका सोर्स क्या है? वो क्यों इतना वो है या फिर कह सकते हैं किस वजह से वो लीडर बना हुआ है। तो डिफरेंट वे लीडर यूज डिफरेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस टू गेट द थिंग्स डन। मतलब उसको अलग-अलग पावर यूज़ करनी पड़ती है, अलग-अलग सिचुएशन में। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में बात करी लोगों से कि उसको अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल यूज़ करनी पड़ती है। वैसे ही नीचे ये बात करी गई है कि उसे अलग-अलग पावर्स यूज़ करनी पड़ती है, इन्फ्लुएंस करने के लिए या चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए। तो ये मैंने एक आपको एज़ अ समरी बता दिया है कि थ्योरीज़ कौन-कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको डिटेल में भी बता रही हूँ। तो अभी तक आई होप जो मैंने आपको देखो अगर लीडर कुछ 1 मिनट। मैम लीडर मैनेजर हो सकता है, बट मैनेजर लीडर हो सकता है क्या? देखो हम नॉर्मली लीडरशिप क्या होता है, क्वालिटी होती है। मैनेजर भी लीडर हो सकता है।
हो सकता है मैनेजर के अंदर जो क्वालिटी है वो एक लीडरशिप स्टाइल वाली क्वालिटी हो, या जो एक क्वालिटीज लीडर के अंदर होनी चाहिए कि वो सबको साथ में लेके चले, वो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों पर, या कह सकते हैं उसका लोगों पे प्रभाव अच्छा हो। ठीक है, तो वो हो सकता है मैनेजर का भी हो, मैनेजर के अंदर भी वो क्वालिटी हो, मैनेजर भी अच्छे से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो भी अच्छे से, उसका भी प्रभाव लोगों पे है, लोग उसको बहुत अच्छे से मानते हैं। तो मैनेजर, एक लीडर मैनेजर भी हो सकता है और मैनेजर लीडर भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप नॉर्मली एक क्वालिटी है, जो किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है। मैनेजर तो लीडर से ऊपर हुआ। मैनेजर लीडर से, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैनेजर लीडर लीडर एक ही इंसान है, तो मैनेजर लीडर से ऊपर कैसे हुआ? लीडर को डील मैनेजर करेगा या लीडर करेगा? लीडर को डील मैनेजर करेगा या लीडर करेगा? मतलब लीडर को डील कौन करेगा? आप लोग नॉर्मली मुझे इस बात का आंसर दो कि अगर मैनेजर और लीडर एक ही हुआ, फिर कौन किससे ऊपर होगा? दोनों तो एक ही हो गए ना? तो ऐसा कोई नहीं होता कि कौन किसको डील कर रहा है या कौन किसको डील नहीं कर रहा है। अगर कोई लीडर भी है ना, हो सकता है उसके ऊपर भी मैनेजर हो, लेकिन वो क्या है, उसमें वो हिम्मत होती है कि वो जाके, राइट, श्रद्धा ने बिल्कुल ठीक लिखा है। मैम लीडर कुछ गलत करे तो हाउ टू, एक सेकंड, मैम लीडर कुछ गलत करे तो हाउ डील विद द सिचुएशन, एम्प्लॉय क्या करेंगे? यार देखो, हम लीडर बनाने वाला कौन होता है? वो एम्प्लॉयज ने मिलकर ही लीडर को लीडर बनाया है। लीडर, मैं अभी आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ, लीडर कोई ऐसी अथॉरिटी या फिर वो चीज नहीं है कि आप लोगों को दी गई है। लीडर जस्ट एक इनफॉर्मल थिंग होती है। अब हम लोगों ने मिलकर किसी को लीडर बनाया है, तो हम ही लोग चाहें ना तो उसको लीडर से उतार भी सकते हैं। जैसे हम लोग वो वोट में बात करते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं ना, हमने हमने इसको वोट देकर, या हम लोग किसी भी, कोई भी मिनिस्टर हो या फिर कोई भी जो भी आपके एरिया से लड़ रहा हो, एमपी वगैरह कोई भी हो, ठीक है, तो हमने उसको वोट देकर बनाया है, हमने उसको वोट देकर उतार सकते हैं। अब किसी ग्रुप में है, हमने उस पर ट्रस्ट किया, हमने उसको ये पावर दी, या फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई तेरे डिसीजन अच्छे होते हैं, या फिर वो नॉर्मली अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा था, इसलिए हमने उसको लीडर बना दिया, कि क्योंकि उसने हमें भी इन्फ्लुएंस किया, हमें भी उस पर एक ट्रस्ट हो गया कि ये चीज़ें सही करता है, ये एज़ अ मेरा लीडर ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बातें मैनेजमेंट के सामने रख सकता है या मेरी बातों को आगे कर सकता है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये चीज़ें गलत कर रहा है, ये चीज़ें सही नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया? मैंने उसको लीडर समझना बंद कर दिया कि भाई ये लीडर नहीं है। ऐसे लीडर्स नहीं होते कि अपना-अपना कर रहा है। उस सिचुएशन में क्या हुआ, हो सकता है मेरा कोई और लीडर बन जाए। तो लीडरशिप एक क्वालिटी होती है। ये कोई अथॉरिटी या वो नहीं होती कि जिसको आप हटा नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। येस, बेसिकली लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी। वेरी गुड। मैनेजर का अबव ऑपरेशन मैनेजर होता है, कि अबव ऑपरेशनल मैनेजर होता है? राइट। लीडरशिप क्वालिटी किसी भी पर्सन में आ सकती है, मेरे में भी आ सकती है, हो सकता है आप में से भी किसी में आ सकती है। तो लीडर, अच्छा एक बताओ, आप लोग स्कूल में थे सब लोग, स्कूल में आपकी सोसाइटी में कोई एक वो कहते हैं ना, सोसाइटी के हेड होते हैं, ठीक है? हेड गर्ल, वैसे तो हेड गर्ल तो स्कूल के होते हैं मेन, सोसाइटी का होता है ना, सोसाइटी का कोई हेड होता है, ठीक है? तो वो क्या होता है? वो लीडर होता है ना, वो कोई भी तो हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। तो इसलिए वो लीडरशिप नॉर्मली क्वालिटी होती है। Ma'am, manager is also a leader who guides the subordinate and motivate them to achieve the राइट। मैनेजर भी लीडर हो सकता है। मैं यही तो बात समझा रही हूँ आप लोगों को कि मैनेजर भी लीडर हो सकता है। अगर वो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसकी सुन रहा है, उसको एक अच्छे से बन रहा है, तो वो हो सकता है, वो डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, मॉनिटर भी हो सकता है, मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब ये मत बोलना मॉनिटर को तो टीचर बनाता है, हम मॉनिटर नहीं बनाते। राइट, लीडरशिप कैन अकर एनीवेयर विद इन और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन करता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो आई होप इतने डिस्कशन के बाद अब लीडरशिप सबको क्लियर हो गया होगा कि लीडरशिप नॉर्मली पावर या अथॉरिटी नहीं होती, ये क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो भी हम लोग थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, इसका थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है, वो हमारी आती है ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी क्या एज्यूम करती है कि पीपल के अंदर जो क्वालिटीज है वो इनहेरिट होती है। मैंने अभी आपको बोली ना कि हम लोग क्या सोचते हैं, बचपन से उसके अंदर वो क्वालिटी आई हुई है। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई इसके अंदर तो जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, बचपन से है। ये स्कूल में भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स या उससे देखो तो हम कहते हैं
ये स्कूल में भी क्लास में मॉनिटर था, फिर ये बड़ा होके अपने कॉलेज में भी हेड गर्ल या हेड बॉय बन गया। उसके बाद जब ये अपने सॉरी कॉलेज में नहीं, स्कूल में अपना हेड गर्ल वगैरह बन गया। उसके बाद जब ये कॉलेज में गया तो वो वहाँ पे सोसाइटी का हेड बन गया, प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद जब उसने उस पे जॉइन करी कंपनी, तो वो वहाँ पे भी एज़ अ लीडर वर्क करने लग गया। तो हम ये थ्योरी नॉर्मली अज़्यूम क्या करते हैं कि पीपल के अंदर जो इनहेरिट होती है सर्टेन क्वालिटी, और वही चीज़ें उसको बेस्ट लीडर बनाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही लोग ले लो, ठीक है? आप लोग हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आपको बचपन से एक आदत है, आप लोगों की बहुत सुनते हो, आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, सबके बेनिफिट के बारे में सोचते हो। तो ये क्या है? ये आपके अंदर इनहेरिट क्वालिटी है जो आपको अच्छा या बेस्ट लीडर बना सकती है। आप में एक लीडर के लिए अंदर आप लोग अगर सोचोगे तो क्या क्वालिटी होती है कि भाई वो सबका सुने, वो सबको समझने की कोशिश करे, वो सिर्फ ये ना करे कि हाँ बस मैं हूँ तो मैं ही हेड हूँ, मेरे आगे कोई सही नहीं है। वो अगर उसकी गलती है तो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो सामने वाले को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेंडली चीज कर रहा है। ये क्वालिटी हो सकता है आपके अंदर बचपन से हो। तो जो ये कहते हैं कि कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर इनहेरिट होती है, अंदर ही होती है, मतलब हमारे अंदर बचपन से होती है, या कह सकते हैं इनहेरिट हमें मिली हुई होती है, जो हमें एक बेस्ट लीडर बनाती है। ठीक है, अब जो ये थ्योरी है वो ऑफन आइडेंटिफाई सॉरी दैट थ्योरी ऑफन आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पर्सनालिटी और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक बाय द रूल, मतलब ये नॉर्मली पर्सनालिटी या जो एक लीडर के बिहेवियर है उस पे वर्क करती है कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो उसको बेस्ट लीडर बना रही है। तो ये नॉर्मली किस पे, उसकी पर्सनालिटी या जो उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे वर्क करती है। अब इसमें ही हमने जो बात करी हुई थी कि देखो ये जो थ्योरी है ये पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इन सब में होती है। हाँ, मतलब ये नॉर्मली इन सब चीज़ों पे बात करती है कि पर्सनैलिटी उसकी क्या है, उसकी सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स क्या है, जो एक लीडर को दूसरे मतलब नॉन लीडर से कैसे अलग करती है। 2 लोग हो, एक बहुत अच्छा लीडर है, दूसरा नहीं बन पा रहा। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि भाई ये लीडर बन गया लेकिन दूसरा वाला लीडर नहीं बना? तो ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटीज़ थी, ऐसी क्या उसकी पर्सनैलिटी थी या ऐसी क्या उसका इंटेलेक्चुअल ट्रेट थे, जिसकी वजह से वो लीडर बना लेकिन दूसरा वाला नहीं बन पाया? तो दिस मतलब ये थ्योरी ये बताती है डिफरेंस कि एक लीडर क्यों है और दूसरा लीडर क्यों नहीं है। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स में समझे तो क्या उसका हो सकता है उसके कॉन्फिडेंस की वजह से या उसके इमोशनल स्टेबल जो कंडीशन है उसकी वजह से, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है उसको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लेकिन सब में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं कोई वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये वर्क अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन वही मेरे जो सामने खड़ा है उसको चीजों को लेकर बहुत डर लगता है कि नहीं नहीं हो सकता है मैं गलत कर दूं, ये कर दूं। क्या वो लीडर बन पाएगा? नहीं। तो लीडर में पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होना बहुत ज़रूरी है, या ऐसा हो सकता है कि ये जस्ट एक एग्जांपल था कि पर्सनैलिटी ट्रेट भी चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टास्क रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कि वो एक्सेप्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ग्रुप है, ठीक है? अब हमें आके मैनेजर ने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये इसे कौन करना चाहेगा? बाकी सब कह रहे हैं नहीं भई हमें तो नहीं करना, हमें डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया तो। लेकिन मैं खड़ी हूँ या आप कोई खड़े हो तो आप कहेंगे एक काम करते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भई मैं करूँगी। मैं अपने ग्रुप से खुद करवा लूँगा। मैं अच्छे से इनके साथ भी है, मुझे पता है मेरे पे मतलब मेरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन लोगों पे, मैं अच्छे से करवा लूँगा। तो एक उसका वो बिहेवियर या कह सकते हैं टास्क रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। वो इनिशिएटिव ले रहा है कि हाँ, ठीक है मैं करवाऊँगा। तो ये चीज़ क्या है, ये टास्क रिलेटेड हो गया। फिजिकल ट्रेट की कभी-कभार हम लोग क्या सोचते हैं कि जो मिडल एज्ड है या फिर एनर्जेटिक होती है ना, वो यंग जनरेशन या मिडल एज्ड जनरेशन होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल कभी-कभार हम लोग किसी को लुक से भी कर देते हैं कि अब ऑफिस में सब लोग हैं, एकदम से कोई आया, वो बहुत हैंडसम है या फिर कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी एक अलग है, एटीट्यूड में है ये, हम लोगों को एक फर्स्ट टाइम माइंड में क्या होता है कि हाँ, ये एक अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है, अब वो आया, वो हमसे बात करी, वो बहुत पोलाइट वे में बात कर रहा है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, वो किसी के सामने खड़ा है, बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ है, उसको किसी से डर नहीं लग रहा। तो ये क्या है, ये जो फिजिकल उसके जो ट्रेट्स थे ना, वो भी उसे दूसरे लोगों से डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर क्लास में ही हो, ठीक है, आपकी क्लास में 2 लोग खड़े हैं। एक है जो एकदम टीचर के सामने डर-डर के बात कर रहा है, जो बात ही नहीं कर पा रहा है या कह सकते हो उसके एकदम आवाज़ नहीं निकल रही, ठीक है? वहीं जो एक दूसरा पर्सन है, वो एकदम कॉन्फिडेंस से खड़ा है, टीचर कुछ भी पूछ रहा है, उसका आंसर कर रहा है। उसको कुछ वो नहीं लग रहा, तो उससे क्या है, ये जो उसका फिजिकल ये था, वो भी उसे उससे अलग कर सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने आके आपके क्लास में पूछा कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है? कोई आंसर करने को रेडी नहीं है, सब डर के बैठे हुए हैं। कोई पर्सन खड़ा हुआ, उसने उसका पूरा आंसर किया, या आपकी जो कोई कंप्लेंट हुई थी, आपकी क्लास की कोई कंप्लेंट करी गई थी प्रिंसिपल से, ठीक है? अब टीचर ने आके आपसे पूछा कि भाई आप लोगों की कंप्लेंट आई है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? कोई बोलने को रेडी नहीं है, लेकिन एक कोई था पर्सन, वो खड़ा हुआ,
मिडल एज का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसने खड़े होके वहाँ पे क्या पूरा एक्सप्लेन किया, मैम को पूरे कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया कि मैम ये प्रॉब्लम थी, हमने ये किया, ये। तो आप सबके माइंड में क्या एक इमेज आएगी कि भाई ये वो पर्सन है जो हमारी प्रॉब्लम को किसी और के सामने रख सकता है। ये हमारा लीडर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसने हमें समझा और उसके बाद इसने हमें समझने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम थी या जो मेन चीज़ थी वो टीचर के सामने रखी। तो ये जो चीज़ें होती है फिजिकल, पर्सनैलिटी ट्रेट, ये चीज़ें चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये ट्रेड थ्योरी नॉर्मली ये बोलती है कि जो पर्सनालिटी और जो बिहेवियर के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक लीडर को दूसरे लीडर से अलग करता है, और वो एज्यूम करके चलती है कि जो ये हमारे अंदर क्वालिटीज होती है वो हमें इनहेरिट होती है, हमारे अंदर पहले से होती है, हमें अलग से या नॉर्मली किसी को हमें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती होती इसके लिए। अब फॉर एग्जांपल वो जो भी पर्सन था उसने खड़े होकर पूरी क्लास की जो बात थी वो टीचर के सामने रखी। अब उसको इस चीज के लिए आपने पहले से कोई ट्रेनिंग तो प्रोवाइड नहीं करी थी ना, आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उसके अंदर पहले से क्वालिटी थी, उसने बिना डरे खड़े होकर टीचर के सामने बात रख दी। तो ट्रेड थ्योरी हमें यही चीज समझाती है। तो आई होप ये थ्योरी भी सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो ट्रेड थ्योरी में जो कौन-कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसको भी मैंने जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा रही थी, वही मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक बार बता दिया था, ताकि अगर आप बाद में ये पीपीटी समझे पढ़े तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। फिजियोलॉजिकल, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, कलर, अपीयरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। भाई हम लोगों की, सबकी, इंडियंस की कह लो या फिर ह्यूमन की एक आदत होती है कि सबसे पहले हम लोग ना उसके जो हाइट, ये हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब कोई एक इंसान आ रहा है दूर से जिसको आप जानते ही नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है? उसका मतलब एकदम फिट है, वेल फिट है, और वहीं एक दूसरा आ रहा है जिसकी हाइट बहुत छोटी है, मतलब छोटी नहीं, सॉरी, मैं हाइट पे किसी का जजमेंट नहीं कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? लेकिन अगर कुछ भी वैसा हो सकता है, तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हम उसके बेस पे किसी को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत होता है। हमें किसी के बेस पे ऐसे जज नहीं करना होता, लेकिन हाँ, जो ये ट्रेट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एज, ये सब चीजें भी डिपेंड करती है। साथ में पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पेशेंट है, हॉनेस्टी है, तो ये सब चीजें भी होती है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होते हैं कि वो डिसीजन ले पाता है, उसके अंदर जजमेंट की एबिलिटी है, नॉलेज है, टास्क रिलेटेड, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रेड थ्योरी हमें समझाती है। देखो कलर वगैरह भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ कलर डिपेंड करे या कुछ नहीं होता है। भाई लीडर कुछ कोई भी बन सकता है, अगर उसके अंदर क्वालिटी है वो बन सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारे अंदर एक ना फर्स्ट इंप्रेशन चला जाता है। ये नॉर्मली हम लोगों की थिंकिंग है, या कह सके जो बहुत गलत थिंकिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो वो एक हमारे दिमाग में हो जाता है, इमेज बन जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल होके मत सोचो, बस नॉर्मल एक वैसे सोचो कि हम लोग अगर उसको देखते हैं ना, तो हम लोग फेस से या उससे जज कर लेते हैं किसी को कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हमारे दिमाग में कुछ भी आता है। ठीक है, जो चीज गलत होती है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, मैं किसी के कलर या उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ वो चीज गलत होती है। लेकिन हमारी एक मेंटालिटी कह लो या फिर हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है, हमें बचपन से दिखाया गया है कि जो भी है, हम उसको चीजों को लेके जज कर लेते हैं। तो नॉर्मली वो चीज मैं समझा रही हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो बिहेवियर थ्योरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिहेवियर, कि किसी भी इंसान का बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर आर मेड, नॉट बॉर्न। जो अभी हमने बात करी कि उसके अंदर इनहेरिट से ये क्वालिटीज आती है, जो आप लोग भी कह रहे हो कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे भी गलत बताया गया। वो जो ट्रेड थ्योरी थी उसी को गलत बताया गया बिहेवियर थ्योरी में, कि जो ये सब क्वालिटीज होती है हम कहते हैं कि उसको बचपन से मिली हुई है, ये चीज गलत होती है। बचपन से नहीं मिली गई होती है। जब भी आप मेरे को कह रहे हो ना हम कलर कैसे डिपेंड करता है, तो वही बात कि कलर या इससे कोई अच्छा लीडर या वो नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा लीडर बनने के अंदर उसके अंदर वो दूसरी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे बिहेवियर थ्योरी में बताया गया कि ग्रेट लीडर होता है ना, वो बना जाता है, वो पैदा नहीं हुआ। पैदा होती है, अच्छा लीडर नहीं होता, वो एक अच्छा लीडर बना जाता है। और अब इसको कैसे बनाते हैं, दे डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू चेंज मैनेजर्स लीडरशिप बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग मुझसे खुद ही वो कह रहे थे ना कि मैम मैनेजर अच्छा वो नहीं हो सकता क्या, मतलब एक मैनेजर है वो अच्छा हो सकता है, लीडर हो या ना हो। तो कंपनीज आजकल अब क्या ट्राई करती है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए, या कह सकते हैं वो ट्राई करती है कि मैनेजर के अंदर वो जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना उसको बिल्ड कर सके। इसलिए वो मैनेजर के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है कि हाँ किस तरीके से आप एज अ अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो यही चीज आज हमारी समझाती है बिहेवियर थ्योरी में। दे डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू चेंज अ मैनेजर्स लीडरशिप बिहेवियर एंड एज्यूम दैट द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कुड बी लर्न, कि जो बेस्ट स्टाइल है लीडरशिप की
वो उसको हम लर्न कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ हमें बताती है बिहेवियर थ्योरी। देखो, यही जो मैंने इसमें भी लाइन लिखी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न टू बिकम अ लीडर्स थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन, कि पढ़ के या ऑब्जर्वेशन से भी लोग एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो यही चीज हमें बिहेवियर थ्योरी में समझाई है कि लीडर पैदा नहीं होते, उसको हम लोग ये चीज ट्रेनिंग प्रोग्राम से या फिर टीचिंग या ऑब्जर्वेशन से लीडर अच्छे बन सकते हैं। एक मैनेजर भी हो सकता है कि एक अच्छा लीडर बन सके। ठीक है? तो ये बात हमें किसमें समझाई गई है? बिहेवियर थ्योरी में। सो ट्रेड थ्योरी टेल्स अबाउट द पीपल्स मेंटालिटी और थिंकिंग। वो मेंटालिटी और थिंकिंग के साथ साथ उसके बिहेवियर के बारे में भी मेनली बात करती है। मेंटालिटी, थिंकिंग, साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि उसके जो पर्सनालिटी है, ये मेनली पर्सनालिटी की बात में बात करते हैं। फर्स्ट में क्या कराया था मैम ने? सॉरी, फर्स्ट में किससे रिलेटेड बात कर रहे हो? फर्स्ट क्लास से रिलेटेड बात कर रहे हो या क्या? देखो, ये रहा जो बिहेवियर थ्योरी है, इसी के बारे में बताया गया है कि देखो, इसको ही मैंने ना आप लोगों को जो अभी बहुत देर से डाउट था ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, मैंने इसको भी इसमें ट्राई करने की कोशिश करी है कि इसमें इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाए कि इसमें क्या बोला है। देखो, ये लाइन लिखी है ना, ट्रेड थ्योरी हमें क्या बताती है? लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। जबकि बिहेवियर थ्योरी हमें क्या बताती है? कि लीडरशिप कैन बी टॉट। कि लीडर, थ्योरी थ्योरी हमसे कह रही है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। उन्हें हम कुछ भी अगर हम ट्रेनिंग या प्रोग्राम से उसको अच्छा लीडर नहीं बना सकते, लेकिन हमें बिहेवियर थ्योरी कहती है कि हम उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से या उससे हम उसे अच्छा भी एक लीडर बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभी हम कंटिजेंसी थ्योरी करेंगे। उससे पहले अगर किसी को पानी वगैरह पीना है तो प्लीज पानी वगैरह पियाओ, फिर हम उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी 2-3 मिनट में हम लोग दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों को 2-3 मिनट का ब्रेक दिया है। पानी वानी पी लो जिसको पानी वानी पीना है। कस्टोडियल मॉडल, ये आप लोगों को फर्स्ट यूनिट वाला पढ़ना है क्या? कस्टोडियल मॉडल। देखो, जो कस्टोडियल मॉडल था वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो मॉडल होता है जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। ठीक है? वो क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर है या फिर एम्प्लॉयज का बिहेवियर है, उसे जो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये इस नॉर्मली अगर हम लोग एक बाय वर्ड या बाय टर्म याद रखो तो नॉर्मली स्टूडियल मॉडल होता है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है कि इट बेसिकली अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज। जब आप एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करोगे, उससे क्या होगा? वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, जिससे कि उसका बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ जाएगा या फिर वो काम करने में अच्छा बिहेव करेगा। वो एक मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी। तो नॉर्मली जो कस्टोडियन मॉडल है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वेजेस, बेनिफिट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बात करता है कि हम लोग ये सब चीजें जब प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा? एक एम्प्लॉयज के अंदर लॉयल्टी आएगी, वो मोटिवेट फील करेगा, उसके अंदर वो मोटिवेशन आएगा। ठीक है? जिससे कि जो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव कर पाएगा या उस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी।
ठीक है, तो अभी क्लियर है कस्टोडियल मॉडल? अभी तक जितना भी हमने 4th यूनिट को लेके पढ़ा सबको क्लियर है ना सब कुछ? 4th यूनिट इजी है, अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया ना तो प्लीज अच्छे से मार्क्स लेकर आना, क्योंकि 4th यूनिट बहुत इजी है। तो यहाँ से तो बिल्कुल मार्क्स, इसीलिए मैं उल्टा ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मतलब एक नॉर्मली ना एक चीज सिखाई जाती थी, जब मैं अभी अपना अगर आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं स्कूल में थी ना, मुझे मेरी एक टीचर ने ये बात सिखाई थी कि देखो जो चीज नहीं आती ना, वो चीज तुम्हें वैसे भी नहीं आती, लेकिन जो चीज आती है ना उसको इतना अच्छे से करके जाओ कि उसमें कोई आपका मार्क्स ना कट कर सके। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो चीज नहीं आती वो नहीं आती तो उसको छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको जो चीज नहीं आती है उसको सीखने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, लेकिन जो चीज आती है ना उसे इतना अच्छे से करके जाना कि उसमें आपको कोई मार्क्स ना काट सके, उसमें कोई आपको गलती ना कर सके। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो इस वाली यूनिट है और जो हमने कल यूनिट करी थी ना बहुत ईजी है, तो उसको इतना अच्छे से करके जाना कि कोई गलती से भी उसमें मार्क्स ना काट दे। मैं पीपीटी शेयर कैसे कर रही हूँ? मैं पीपीटी के लिंक दे देती हूँ लास्ट क्लास में। ग्रुप नहीं है कोई, ग्रुप के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पीपीटी शेयर कर देती हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, सो स्टार्ट करें वापस? सबने पी लिया पानी वगैरह? ओके। तो अभी तक हमने जो इसकी थी, हमने दोनों ये जो हम बात कर रहे थे, हमने दोनों पढ़ लिया थ्योरीज, बिहेवियर थ्योरी भी हो गया, ट्रेड थ्योरी भी हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं वो हमारी है कंटिजेंसी थ्योरी। कि कंटिजेंसी थ्योरी क्या होता है? तो हम अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस थ्योरी द सक्सेस ऑफ लीडर इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट टास्क और द ग्रुप वेरिएबल्स। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो एक लीडर है उसकी जो सक्सेस है वो जस्ट एक खाली उसके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करती, उसके बिहेवियर के अलावा भी बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो उसके, या उसका टास्क हो, या जो आसपास का इन्वायरमेंट हो। वैसे कोई भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी सक्सेस पे डिपेंड करते, मतलब उसकी सक्सेस को अफेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अगर फिर वही डेफिनेशन डेफिनेशन जो मैंने दूसरी भी डाली हुई है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट इन द ऑल सिचुएशन। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी ये बात कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होती। आपकी एक नॉर्मल स्टाइल है कि आप उसे हर सिचुएशन में यूज कर सकते हो। आपको एक दिख रहा है कि भाई आपको कोई टास्क मिला हुआ है जो लिमिटेड टाइम है, जिसके लिए आप ये नहीं चाह रहे कि हाँ आप थोड़ा लाइट मोड में रहो, या फिर हो सकता है आपकी एक कोई छोटी सी भी गलती भी ना आपके पूरे टास्क को फेल कर सकती है। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपको लीडर बनना है, लेकिन कौन सा लीडर? जहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी, जहाँ पे आप लोगों को अपने जो मेंबर्स होंगे उसको एक बोलना भी पड़ेगा, भाई टाइम पे आओ, तुम बैठो, तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वो वाली लीडरशिप स्टाइल होती है। मतलब नॉर्मली इसमें ये कहने का ये मतलब है कि जो एक लीडरशिप स्टाइल है वो हर सिचुएशन में सूट नहीं कर सकती। कहीं पे आप बहुत लाइट, कहीं पे आप बहुत फ्रेंडली होके भी काम करवा सकते हो, वहीं पे कहीं पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है। तो हर अलग-अलग टास्क या अलग-अलग वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज हो रही है। सक्सेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कि जो एक सक्सेस है वो सिर्फ एक जस्ट लीडरशिप स्टाइल पे, मैंने क्या बोला? जस्ट लीडरशिप मतलब सिर्फ एक लीडरशिप स्टाइल पे मैटर नहीं करती है, वो अलग-अलग बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसपे वो लीडरशिप स्टाइल वेरी करती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अलग-अलग को देखना पड़ता है। हमें कंटीजेंसी थ्योरी यही बताती है कि कोई भी एक स्टाइल बेस्ट नहीं हो सकती। अलग जो सक्सेस है वो हमेशा लीडरशिप स्टाइल, साथ-साथ में जो लोग साथ में काम कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो उसके फॉलोअर्स है उसकी क्वालिटीज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, जैसे मैं नॉर्मली बोलूँ कि हम लोग हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो मैंने आपका स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था क्रिकेट वाला, वो एक अच्छे लीडर है। ठीक है? उसमें उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन क्या उनकी अकेली लीडरशिप जो क्वालिटी है, अगर उसका जो उनके फॉलोअर्स कह लो या फिर जो टीम मेंबर्स है या जो भी है, वो उनका साथ ना दे तो क्या इंडिया अकेला मैच जीत सकती है? जस्ट उनकी लीडरशिप स्टाइल अच्छी है, उसके बेस पे नहीं जीत नहीं सकते ना। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो उसके फॉलोअर्स या टीम के जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर भी वो क्वालिटी हो। या मैं महेंद्र सिंह धोनी को अपना लीडर मानती हूँ।
ठीक है, मैं चाहती हूँ उनके जैसा बनना, लेकिन मेरे अंदर तो भाई वो क्वालिटीज़ ही नहीं है। तो क्या मैं बिना उसकी क्वालिटी के मैं उनके जैसा लीडर बन सकती हूँ? नहीं बन सकती ना। तो इसलिए हमें ये थ्योरी समझाती है कि जो सक्सेस है वो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है? कोई भी स्टाइल हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होती, हर सिचुएशन के लिए अलग-अलग स्टाइल चाहिए होती है। साथ-साथ में दूसरे वेरिएबल्स भी होते हैं जो सक्सेस पे डिपेंड करते हैं। हम लोग आखिरी में अगर कुछ फेल हो गया या हमारा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि लीडर ही बेकार था। पूरी की पूरी गलती इस लीडर की है। ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी गलती उस लीडर की नहीं होगी। हो सकता है दूसरे वेरिएबल से जिसकी वज़ह से वो चीज़ें फेल हो गई। ठीक है? तो कंटीजेंसी थ्योरी में नॉर्मली ये चीज़ समझाती है। देखो लीडरशिप स्टाइल में हमारी आती है टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड कि या तो टास्क से रिलेटेड है या पूरी रिलेशनशिप के कभी-कभार हम क्या करते हैं हमारा पूरा लीडरशिप स्टाइल की हमारी पूरी फोकस करती है टास्क पे कि भाई मेरा मेन मोटिव है उस टास्क को कंप्लीट करना। मुझे अभी ये कोई रिलेशनशिप या फिर मुझे उस पे ध्यान नहीं देना है। वही जो मैं आपको बार-बार बोल रही थी स्ट्रिक्ट होना। मेरा फोकस कहाँ है उस टास्क को कंप्लीट करने में। वहीं जो मेरे कभी-कभार क्या है मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई मैं इस टास्क को तो कर लूँ, साथ-साथ में मैं एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखूँ। एक वो हार्मनी क्रिएट करके रखूँ या एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाऊँ आपस में लोगों में। तो ये जो रिलेशनशिप स्टाइल है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करती है। ठीक है? अब सिचुएशन वेरिएबल्स की बात करें तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप की लीडर की मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है, पावर क्या है, ये बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स है या कह सकते हैं सिचुएशन है जो मैटर करती है। ठीक है? तो इफेक्टिव लीडर क्या होता है जो डोमिनेंट स्टाइल मैच जो मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही स्टाइल को मैच करे वही कौन होता है वही इफेक्टिव लीडर होता है। ठीक है? तो इफेक्टिव लीडर हम किसको कहेंगे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप स्टाइल है उसको मैच करे। जस्ट अ मिनट मैं अपना 1 मिनट चार्जर बंद कर दूं। जस्ट अ मिनट। तो आई होप कंटिजेंसी थ्योरी भी सबको समझ में आ गई होगी कि कंटिजेंसी थ्योरी नॉर्मली यही कहती है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट स्टाइल नहीं होती। ये बहुत जरूरी है लीडर के लिए कि वो सिचुएशन को समझे, सिचुएशन को देखकर बेस्ट स्टाइल को फॉलो करे या बेस्ट स्टाइल को यूज करे। ये हमारी होती है कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है? अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल के लिए डाला हुआ था कि जैसे एक सिचुएशन है वेयर एम्प्लॉइज हैव हायर रोल, ठीक है? लो एबिलिटी उनके पास रोल उसका बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी एबिलिटी बहुत कम है। ठीक है? एम्प्लॉइज हैव एक्सटर्नल लोकस ऑन द ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है इसमें हम लोगों के क्या हमें पता है कि भाई उसका रोल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है इतना, वो इतना कर नहीं सकता। उस सिचुएशन में मुझे कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी? डायरेक्टिव। मतलब क्या होगा मुझे उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि भाई उसका रोल बहुत ज़्यादा है या फिर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, उसमें उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लेकिन मुझे पता ही है इसका रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना कर नहीं सकता। इसको नहीं पता चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, तो उस सिचुएशन में क्या करूँगी, मैं कहूँगी भई हाँ इसका रोल तो कंप्लीट इसे करवानी है, तो मैं एक काम करती हूँ, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हूँ कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे करो। तो इसमें मैंने कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो करी? डायरेक्टिव। ठीक है? अब उसके बाद दूसरी क्या है, नेक्स्ट हमारा जैसे एक सिचुएशन आती है कि टास्क बहुत बोरिंग है और रिपिटेटिव मतलब रिपीट हो रहा है बार-बार। ठीक है? सेम ही आप कहते हैं ना हम लोग कुछ एक काम करते-करते हम बोर हो जाते हैं कि यार ये एक ही काम ना मुझसे नहीं हो रहा बार-बार, मुझसे नहीं अच्छा लगता ये करना, मैं बोर हो गया हूँ। उसमें क्या है अब वो ल बोर के डिमोटिवेशन लग जाता है कि यार मन नहीं कर रहा है। ठीक है? और व्हेन टास्क है स्ट्रेसफुल या फिर या जो बहुत स्ट्रेस वाला टास्क है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये वाला टास्क हो गया। ठीक है? तो उसमें कौन-सी लीडरशिप स्टाइल हमें यूज़ होगी? सपोर्टिव, जहाँ पे लीडर को सपोर्ट देना पड़ेगा किसको? अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने फॉलोअर्स को या जो भी है, जो साथ में है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बोरिंग है तो उसमें क्या उसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। उसके साथ बैठ के उसको इंटरेस्टिंग उससे बातें करना, उसको न बोलना कि एक काम करते हैं हम ऐसे-ऐसे कर लेते हैं, इससे थोड़ा बनेगा या उसको कहना चल ठीक है एक काम करते हैं बोर हो गया ना, चल आजा मूवी दिखा के ले आते हैं। एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। किसी भी तरीके से उसे थोड़ा मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब तुम्हें दिख रहा है टास्क स्ट्रेसफुल है, तो तुमने क्या किया? तुमने उसे क्या किया? मुझे पता था टास्क बहुत स्ट्रेस वाला है, एक काम करता हूँ, तुमको सपोर्ट करता हूँ, एक काम ये तू कर ले, एक काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है? तो ये लीडरशिप स्टाइल हमें इस पे करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टिव बन जाते कि हम सिर्फ उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते कि तुम ऐसे-ऐसे कर लो, क्या ये वर्क करती? ये डेफिनिटली वर्क नहीं करती। इसमें इसको ज़रूरी था कि एक लीडरशिप स्टाइल वो फ़ॉलो करे, एक लीडर को सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट वाली सिचुएशन आती है उसमें क्या है कि व्हेन एम्प्लॉइज़ हैव हायर एबिलिटी जब एम्प्लॉइज़ की एबिलिटी बहुत है, ठीक है? व्हेन द डिसीजन इज़ रेलेवेंट टू एम्प्लॉयी जो डिसीजन है वो एक एम्प्लॉइज़ के लिए रेलेवेंट है, व्हेन एम्प्लॉइज़ हैव द हायर इंटरनल लोकस ऑफ द कंट्रोल जब उसका कंट्रोल भी ज़्यादा है। तो अब उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है? कौन सी लीडरशिप स्टाइल फ़ॉलो करनी पड़ेगी? हमें पता है कि वो कैपेबल है, उसमें एबिलिटी है।
ठीक है? उसके जो डिसीजंस है एम्प्लॉय के वो बहुत रेलिवेंट है। साथ-साथ में जो उसका कंट्रोल है, उसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। तो अब हम उसको क्या, हमें उसे पार्टिसिपेटिव करना पड़ेगा, हमें उसे पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। हम कहें कि भई हाँ, तू भी आ जा, तू भी पार्टिसिपेट कर, हम लोग मैं कोई अपना प्रोग्राम बना रही हूँ या मैं कोई प्लान बना रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टास्क तो मिल गया, अब मैं एज़ अ लीडर प्लान बना रही हूँ कि हाँ, इसको ऐसे-ऐसे फॉलो करते हैं। मुझे पता है कि भई जो मेरे एम्प्लॉयी है ना, उसमें एबिलिटी है कि वो खुद ही हैंडल कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है? या उसके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, वो रेलेवेंट डिसीजन लेता है। मैं उसको कहूँगी, आओ भई तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, मैं भी जो प्लान बना रही हूँ, तुम उस प्लान को बनाने में मेरी हेल्प करवाओ। ठीक है? तो ये क्या है, ये इसमें पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है। वहीं अब मैं जैसे ऊपर आप लोगों को बार-बार समझा रही थी अभी भी, अब इसमें अगर तुमने डायरेक्टिव इस कर ली होती, तुमने भाई इस पे ध्यान ही नहीं दिया होता। ठीक है? उसकी एबिलिटी थी, ठीक है, तुमने कहा छोड़ो ना, मुझे क्या करना है? मैं तो भई डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, बस मेरा काम है। क्या ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो होती? नॉर्मली डायरेक्टिव वाली को लेके सोचो, क्या डायरेक्टिव स्टाइल जो आपकी है वो बोरिंग टास्क वाला जो सेकंड था उसमें, या फिर जो इसमें जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज की एबिलिटी को भी देखना है, क्या उसमें ये स्टाइल फॉलो होती? अगर हम इसी सेम स्टाइल को तीनों सिचुएशन में फॉलो कर लेते, तो क्या उसको फॉलो करना सही रहता? बताओ आप लोग, क्या वो स्टाइल को फॉलो करना सही रहता दोनों में? बताओ, क्यों क्यों सही नहीं रहता? वही जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई कि देखो, ये ची अगर एक ही स्टाइल को फ़ॉलो करते, तो वो चीज़ शायद सही नहीं होती। डायरेक्टिव में अगर आप सिर्फ़ डायरेक्शन देते रहते, तो वो बोरिंग ही, वो डिमोटिवेटेड रहता, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाता। वही इसमें अगर आपने उसका डायरेक्टिव ही दिया होता, उसका अगर आपने पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं होता, तो वो भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता कि यार ये कैसा लीडर है जो सिर्फ़ खुद-खुद की चला रहा है। तो ये लीडर नहीं हुआ, ये तो वही मैनेजर हो गया। भाई सुन ही नहीं रहा है, ये तो बॉस वाली क्वालिटी है इसमें कि इसने भाई खुद का डायरेक्शन दे दी, बस ये सिर्फ अपनी बॉस वाली क्वालिटीज को हैंडल कर रहा है, ये उसको नहीं कर रहा। अब आप लोग कहोगे कि डायरेक्टिव में अगर बॉस वाली थी तो फिर ऊपर वाले में क्यों नहीं हुई? अब आप सामने वाला, मतलब जो पर्सन है, उसको खुद भी पता होता है कि उसकी एबिलिटी की क्या है। अब उसको खुद पता है कि यार मैं इतने कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन उसने देखा कि वो सामने से मुझे सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं सही से कर जाऊँ, वो मेरे लिए मोटिवेट फैक्टर हो जाता है। उस सिचुएशन में मैं मोटिवेट होती हूँ कि वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं उस चीज को कंप्लीट कर पाऊँ। वही जो नीचे की दोनों सिचुएशन है, उसमें अगर वो डायरेक्टिव रहता है ना, तो वो डीमोटिवेशन हो जाता है एम्प्लॉइज के लिए। इसीलिए ये बात बोली गई है कि ये जो कंटिजेंसी थ्योरी है कि अलग-अलग स्टाइल अलग-अलग सिचुएशन में फॉलो करनी पड़ती है। एक ही स्टाइल हर सिचुएशन में फॉलो नहीं होती या सूट नहीं करती। जैसे हमारा इसमें अब लास्ट वाला भी था, हैव द हायर व्हेन एम्प्लॉइज हैव हाई एबिलिटीज, व्हेन एम्प्लॉइज हैव द हायर अचीवमेंट मोटिवेशन। जब उसका motivation ज्यादा है, उसकी एबिलिटीज ज्यादा है, तो उसमें उसे अचीवमेंट ओरिएंटेड दिखाना है कि भाई उसको दिखाना है कि तू उसको अटेन कर, उसको तू अचीव कर। एक तरीके से कहते हैं ना, पीछे से मुझे मोटिवेट करना है अचीव करने के लिए, कि अचीवमेंट ओरिएंटेशन रखनी है। ठीक है? तो ये अलग स्टाइल फॉलो करनी है। अगर आप लोगों को लास्ट वाली थोड़ी क्लियर भी ना हो तो ऊपर 3 वाली को ही एग्ज़ाम में करके आना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अचीवमेंट वाली शायद आप लोगों के लिए थोड़ी-सी टफ हो जाए। इसमें मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो वैसे तो मैं आपको नॉर्मली फिर भी बता देती हूँ कि व्हेन एम्प्लॉइज हैव हाई एबिलिटी, उसकी एबिलिटी बहुत है। व्हेन एम्प्लॉइज हैव द हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, कि उसके अंदर उसको चीज़ों को अचीव करने की बहुत अच्छी मोटिवेशन है। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो करेंगे? अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब जहाँ पे आपको अचीवमेंट के पीछे, या कह सकते हैं नॉर्मल, वो लीडर बनना है जिसका सिर्फ फोकस क्या है, वो कहेगा हमें ये चीज़ अचीव करनी है। वो सबको कह रहा है कि भाई हमें ना वो अचीव करनी है। हमें कुछ नहीं देखना, हमें पता है हम सब इस चीज़ के लिए कैपेबल है, हमें उस चीज़ को अचीव करना है। ठीक है? तो वहाँ पे कौन-सी हमारी स्टाइल फॉलो होगी? अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। ठीक है? तो कंटीजेंसी थ्योरी भी आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि अलग-अलग स्टाइल को फॉलो करना अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है, वो हमारी आती है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। कि पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी, ये नॉर्मली क्या कहती है कि पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ लीडरशिप टेक अ इंटायरली डिफरेंट अप्रोच। जो अभी तक हम लोग तीनों में अप्रोचेस में पढ़ते आ रहे हैं ना, उससे बिल्कुल ही अलग अप्रोच आती है पावर और इन्फ्लुएंस थ्योरी की। ठीक है? दिस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट वे दैट लीडर यूज पावर एंड इन्फ्लुएंस टू गेट थिंग्स डन, एंड दे लुक एट द लीडरशिप स्टाइल दैट इमर्जेस एज रिजल्ट। मतलब ये हम लोग अभी तक क्या कह रहे थे, हम लोग हमेशा पूरे में ये बात कर रहे थे कि भाई उसको पावर या उसको उसकी जरूरत नहीं है। लीडर नॉर्मली लीडर अच्छा बन सकता है बिना पावर के, बिना थ्रेट के बन सकता है। लेकिन जो ये थ्योरी है ना, ये कह रही है कि लीडर को जो पावर और जो अपना इन्फ्लुएंस है, उस दोनों को यूज करना पड़ता है चीजों को कंप्लीट करवाने के लिए। वो जस्ट इन्फ्लुएंस के बेस पे भी नहीं करवेगा, लोग कंप्लीट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं इसकी। ठीक है? ये बात भले अलग है कि उसका इन्फ्लुएंस है तो लोग सुन ही लेंगे, लेकिन ये थ्योरी में नॉर्मली ये कहती है कि पावर और इन्फ्लुएंस दोनों को बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करना चीजों को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है? तो यही चीज़ बताई हुई है कि इसको लीडिंग अटेम्प्ट वगैरह जो अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो सक्सेस होगा, नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फेल हो जाएगा अटेम्प्ट पे। तो जो ये थ्योरी अगर आप लोग शॉर्ट में याद करो, तो ये नॉर्मल थ्योरी हमें यही समझाती है कि
किसी भी लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तो वो पावर और इन्फ्लुएंस दोनों को यूज करे चीजों को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो यही इसी के साथ जो हमने 4 पहले पढ़ी हुई थी, ये वाली जो हम यहाँ पे हमने पढ़ी थी, ये 4 थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी है। इसी के साथ हमारी एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है, जिसके अंदर जो एज़ अ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, जो कंटेम्परेरी थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप में हमारी ये 4 थ्योरी और आती है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंटेम्पररी अप्रोचेस क्या है, नॉर्मली फोकस किस पे करती है, कनेक्शन जो फॉलोअर्स और लीडर के बीच में जो एक कनेक्शन बनता है, ये थ्योरी उस पे डिपेंड करती है। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और नॉर्मली इसका पूरा फोकस उस कनेक्शन पर है जो एक लीडर और एक फॉलोअर्स के बीच में कनेक्शन बनता है। ठीक है, वो कितना ज्यादा अच्छे से सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस कनेक्शन पर, ये पूरी थ्योरी अप्रोच या कह सकते हैं पूरी अप्रोच उस चीज पे फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इतनी देर से महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रही थी कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी फॉलोअर हूँ या आप उसके फॉलोअर है। ठीक है, अब आपका उनके साथ कनेक्शन कितना अच्छा है, उस बात को कौन सी ये थ्योरी जो पूरी मतलब सॉरी ये जो अप्रोच है वो पूरी उस चीज पे फोकस करेगी। अगर मैं उसकी फॉलोअर हूँ या मेरे पास उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, या मैं कह सकती हूँ मैं उसकी बहुत ज्यादा सुनती हूँ, सारी वीडियोस देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, अब उसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही हूँ, मैं भी चाह रही हूँ कि भाई जैसे उन्होंने अपना गोल अचीव करा हो तो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, मैं भी वैसे स्ट्रगल करूँ। फॉर एग्जाम्पल में बहुत लोग हो सकते हैं जो मोदी वगैरह के सपोर्टर हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भी ये कहते हैं ना कि भाई देखो उन्होंने कैसे अपने यंग एज में चाय बेची, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आए। तो ये क्या है, नॉर्मली वो लीडर है और उसके हम फॉलोअर्स है, तो भाई वो हम पे किस तरीके से हमने उसके साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, ये कह सकते हैं नॉर्मली। कि हमने भी ये देखा कि वो भी एक गरीब फैमिली से आते थे, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, वो धीरे-धीरे वो कैसे मेहनत करके आगे आए। तो ये जो अप्रोच है, ये फोकस करती है उस कनेक्शन पे कि कैसे हम वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं अपने लीड के साथ। हम एज़ अ फॉलोवर अपने लीड के साथ कैसे वो कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं, ये हमें बताती है कंटेम्परेरी अप्रोच। ठीक है, इट एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोअर्स ऑफ सम लीडर आर विलिंग टू एक्सपर्ट एक्सेप्शनल एफर्ट्स एंड मेक पर्सनल सैक्रिफाइस टू अकम्प्लिश द गोल ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। मतलब नॉर्मली ये हमें एक्सप्लेन करती है कि कुछ फॉलोअर्स, जो कुछ लोग मतलब लीडर के जो फॉलोअर्स है, आर विलिंग टू एक्सपेक्ट द एक्सेप्शनल एफर्ट्स, कि वो क्यों एक्सेप्शनल एफर्ट्स डालते हैं चीजों में या चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे सबको नरेंद्र मोदी वगैरह उनकी बात कर रही थी, या फिर मैं महेंद्र सिंह धोनी की भी बात कर रही थी, मैं उसके फॉलोअर हूँ। ठीक है, अब ऐसे क्यों था या क्या था कि भाई मैंने उसकी फॉलोअर थी और उसकी वजह से मैंने अपने इतने एफर्ट्स डाले। अब मैंने वो एफर्ट्स डाले, मैंने अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करी, तो मैंने वो ड्रीम को अपने अचीव करने की कोशिश कब करी या क्यों करी? ठीक है, क्यों मैंने अपने वो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए करा? ठीक है, तो ये एक्सप्लेन वही करती है कि इट एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोअर्स ऑफ सम लीडर आर विलिंग टू एक्सपेक्ट द एक्सेप्शनल एफर्ट, कि मैं इतने एफर्ट्स क्यों डाल रही हूँ और मैं क्यों अपना पर्सनल सैक्रिफाइस कर रही हूँ। पर्सनल सैक्रिफाइस क्या होता है, जैसे इसमें भाई वैसे पर्सनल सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता, जो करते हैं हम अपने खुद के लिए करते हैं। ठीक है, स्टिल मैंने अपने थोड़े अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकली, मैंने ये डिसाइड किया भाई मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं अपना ये जो टीवी इंस्टा ये सब थोड़ा बंद करो, इसको यूज करो या जो भी है। तो ये चीज़ मैंने क्यों करी, ये हमें समझाती है कंटेम्परेरी अप्रोचेस। अब देखो जो ये वाली लाइन आती है, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हिज हर इन्फ्लुएंस ऑन द वे फॉलोअर्स व्यू देमसेल्फ एंड इंटरप्रेट द इवेंट्स। मतलब एक लीडर कितना इफेक्टिव है, ये बात क्या समझाते हैं, वो जो फॉलोअर्स है, वो जो जिस तरीके से वो फॉलोअर्स खुद को देखते हैं या उस इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं, उसका मतलब नॉर्मली एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं फॉलोअर हूँ। ठीक है, मैंने खुद को क्या समझा भाई, मैंने बोला कि जब वो वहां से वहां तक कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं भी तो कर सकती हूँ भाई, मैं भी मेहनत करूंगी, मैं भी इतना ही आगे जाऊंगी। तो जो मेरी ये इफेक्टिवनेस थी एक लीडर की, कि वो लीडर मुझे इंस्पायर कर पाए या मुझे मोटिवेट कर पाए। ठीक है, तो वो इफेक्टिवनेस सब कौन बताता है, कंटेम्पररी अप्रोचेस। ठीक है, अब इसमें हम जो अप्रोचेस की बात करें, इसमें हमारी 4 टाइप की अप्रोचेस आती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, चार्मिस्टिक लीडरशिप और लीडरशिप इन डिसीजन ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप किस पे होती है, बेस्ड ऑन द एक्सचेंज बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। कि जो एक्सचेंज हो रहा है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, उस पे इट इज इफेक्टिव बिकॉज इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोवर टू डू व्हाट लीडर वांट। मतलब इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि जो लीडर चाहता है ना, इसमें हमें वही करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें भी ये पता होता है कि भाई जो लीडर चाह रहा है ना, वही करना हमारे लिए जरूरी है, या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेस्ट हमारे बेस्ट के लिए।
ठीक है, तो ये जो वो एक नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है लीडर और फॉलोअर्स में, ये उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि ये 4 टाइप्स की, इसमें नॉर्मली हमारे 4 टाइप्स के बिहेवियर आते हैं, जो इससे एसोसिएटेड है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कंटिजेंसी रिवॉर्ड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हमारे क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ फॉलोअर्स इन ऑर्डर टू रिसीव अ रिवॉर्ड। मतलब नॉर्मली इसमें लीडरशिप कौन सी स्टाइल होती है, जहाँ पे फॉलोअर्स कुछ ना कुछ रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे कि हमें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि क्या जो हमारे फॉलोअर्स है वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारी कंटिजेंसी रिवॉर्ड बिहेवियर आता है। इसमें कौन कौन से बिहेवियर आते हैं, हम लोग वो बात करें तो सबसे पहला जो हमारा बिहेवियर आता है वो आता है कंटिजेंट रिवॉर्ड बिहेवियर, कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एज अ रिवॉर्ड मिले। अब फॉर एग्जांपल, मैंने ये तो ऑर्गेनाइजेशन वाला बता दिया। ठीक है, दूसरा अगर मैं वही जो आपको अभी देर से एग्जांपल समझा रही थी, ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई मैं उनको फॉलो कर रही हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। ऑफ कोर्स मैं ये चाह रही हूँ ना कि मैं उनको फॉलो करके मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूं। तो ये क्या है, ये मेरे लिए रिवॉर्ड बिहेवियर है कि मुझे वो चाहिए, भाई मेरे को अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। तो ये क्या कंटिजेंट रिवॉर्ड बिहेवियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब लीडर दैट यूटिलाइज करेक्टिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव फीडबैक एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। मतलब देखो, लीडर है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हमेशा अच्छा अच्छा सुनने मिलेगा या वो कभी गलतियां नहीं करता। कोई भी इंसान किसी भी चीज परफेक्ट नहीं होता। तो नॉर्मली क्या ये लीडरशिप क्या बोल, मतलब मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या कहता है कि भाई एक लीडर के लिए ना ये जरूरी है कि वो जो क्रिटिसिज्म या उसको वो जो नेगेटिव फीडबैक मिले ना, वो उसको भी यूज करे, और उसको यूज करके क्या करे, उसको चीजों को बेटर बनाने की कोशिश करे। जिसमें हमारे 2 आते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये भी मैं अभी आपको चीज समझाऊंगी। जो लास्ट वाला हमारा आता है वो आता है लेजी फेयर लीडरशिप। मतलब इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ लीडर हु एक्ट इनडिफरेंटली टू द फॉलोअर्स एंड हु इज नॉट कंसर्न विद द मिशन। मतलब ये बहुत एक कहते हैं लेजी फ्री, मतलब बहुत ढीले, या उनमें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। वो एकदम अलग ही बिहेव करते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है, या उन्हें अपने जो मिशन या अपना गोल जो अचीव करना है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हम उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अब ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको बेस्ट या अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल ये भी कह सकते हैं, लीजी फ्री लीडरशिप स्टाइल, जिसमें आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, ये आपने लोगों को छोड़ दिया है। भाई तुम्हें जो मर्जी आ रहा है अपने मन से करो, या जो मर्जी आ रहा है अपने काम से करो, जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वो करो। वो लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जहाँ पे इतना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे चीजें बहुत लाइट होती है। ठीक है, ये लेस इफेक्टिव स्टाइल होती है, ये ज्यादा इफेक्ट ही नहीं डालती चीजों पे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट आता है, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, जो मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट आगे समझाने वाली हूँ, पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो सबसे पहले जो हमारा पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम मतलब मोर फ्रीडम फॉर एम्प्लॉयज, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्रीडम देते हैं। ठीक है, जहाँ लीडर कब तभी इंटरवेंट करता है या इंटरवेंशन करता है जब उसको जरूरी होता है। मतलब वो एक तो हमसे पहले स्टार्ट, देखो यहाँ से ना स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले में क्या आता है, जहाँ पे लीडर को इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है, जो लीजी फेयर वाली लीडरशिप स्टाइल है, जहाँ पे उसने इंटरफेयर ही नहीं करा, उसने कहा भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, उसको कोई इतना कोई लेना देना नहीं है चीजों को अचीव करने ना करने से, उसने एकदम छोड़ दिया है, जहाँ पे इफेक्टिव होगा ही नहीं। उसके बाद हमारा आता है पैसिव मैनेजमेंट एक्सेप्शनल स्टाइल। मतलब इसमें क्या है कि मैनेजर ने फ्रीडम दी हुई है एम्प्लॉयज को, या कह सकते हैं लीडर ने फ्रीडम दी हुई है एम्प्लॉयज को कि आप चीजें अपने तरीके से करो, मैं इंटरफेयर करूंगा जब जरूरी होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है तभी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग आपकी चीजें अपने तरीके से करो। इसमें बिल्कुल ये भी नहीं है कि वो इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है, वो कह रहा है मैं करूंगा इंटरफेयर, लेकिन तब जब मुझे जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, जहाँ पे लीडर जो है वो कॉन्स्टेंटली चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हमने आगे भी पढ़ा कि वो चीजों को ये चेक करता है कि क्या क्या नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, उस चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद जो कंटिजेंट रिवॉर्ड्स, रिवॉर्डिंग द फॉलोअर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द टास्क फुलफिल, मतलब जहाँ पे हमारा टास्क फुलफिल हो जाता है तो उस लीडर ने क्या किया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स देने स्टार्ट करे। तो वो होता है हमारा क्या, कंटिजेंट रिवॉर्ड। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाते हैं वो आती है मोर इफेक्टिव स्टाइल में, जिसमें हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये भी मैं समझाऊंगी कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। उससे पहले जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थी, आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी कि ये स्टार्ट होती है लेजी फेयर लीडरशिप से। उसके बाद एक वो स्टेज होता है पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे थोड़ा कम इंटरवेंशन होता है। फिर एक्टिव, जहाँ पे बहुत एक्टिव होता है लीडर
ऐसे नाम याद रखो, जैसे एक्टिव है तो एक्टिव होता है बहुत लीडर, उसके बाद वो रिवॉर्ड्स देता है। तो ये होती है हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है? अब इसके प्रोस और कॉन्स की बात करूँ कि क्या इसके एडवांटेजेस है, भाई इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, तो देखो इसमें क्या आता है, इसके प्रोस की बात करें तो परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड। जब तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उसके बदले में भाई तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, बिहेवियर इज प्रमोटेड, लोग इनकरेज करेंगे। तो इसमें ये हमारा एक फायदे वाला होता है कि परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है, तो आप लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, ऑर्डर और स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब भी क्लियर होती है। ठीक है? तो इस लीडरशिप स्टाइल के फायदे यही है कि यहाँ पे जो आप अच्छी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा, चीजें क्लियर होगी। ठीक है? वही अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी थोड़ी कम दिखाते हैं, हम क्रिएटिविटी ठीक से नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे ये एक्टिव वाला आ गया कि मैनेज, लीडर का जहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ गया, उसने मॉनिटर करना, चीजें कर दी, तो हम चीजें थोड़ी लिमिटेड हो जाते हैं। या फिर हम लोग हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम सिर्फ काम किस लिए करते हैं, हम रिवॉर्ड के लिए ही काम करते हैं। ठीक है? तो वो हमारी लिमिटेड क्रिएटिविटी दिखाती है कि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी आती है, साथ में पनिशमेंट भी होती है। इस वाली स्टाइल में पनिशमेंट्स भी मिलती है। अगर आपने गलत किया तो थोड़ा आपको भाई पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती है। लीडर को हमेशा अच्छा-अच्छा नहीं बनना होता, कभी-कभार उसको लीडर को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, जो हमने पहले पढ़ा, चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए। मोटिवेशन की थोड़ी प्रॉब्लम भी इसमें हम फेस कर सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शनल जो लीडरशिप स्टाइल है ना, वो पूरी तरीके से प्रॉपर अच्छी भी नहीं है। उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमारी नेक्स्ट आई वो आई हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। प्रोस होता है बेनिफिट, प्रोस और कॉन्स होता है मतलब फायदा और नुकसान। मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते हो? ऑटोक्रेटिक होना पड़ा है लिटिल, हाँ मतलब ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है थोड़ा इसमें, राइट। ऑटोक्रेटिक वही कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक ये वाला क्लियर हो गया है सबको कि ये क्या होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप? ओके, ओके, ठीक है, चलो चलो हम लोग फिर अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ प्रोसेस दैट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल को चेंज करता है या उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? बदलता है। ठीक है? उसके बिहेवियर को बदलेगा या उसको चेंज करना, उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल। मतलब ये नॉर्मली किससे एसोसिएट होती है? एथिक या इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म गोल से, कि अभी हमारा एक बिहेवियर था कि हम चीजों को ना अभी अभी पे देखते थे। हमारा एक बिहेवियर था कि हम जो अभी कर रहे हैं ना, हमारा सिर्फ फोकस उसी चीज पे है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, हमें ये क्या सिखाती है कि हमें लॉन्ग टर्म चीजें भी देखनी पड़ती है, हमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी देखने पड़ते हैं, हम सिर्फ अभी का सोच के नहीं चल सकते, हमें चीजों को आगे का सोच के भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकसेस ऑन द प्रोसेस बाय विच द लीडर engage with the followers and together create a connection that raise each of them to the higher level of motivation and morality। ठीक है? मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप किस पे फोकस करता है? प्रोसेस बाय विच लीडर इंगेज विद द फॉलोअर्स। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लीडर है वो फॉलोअर्स के साथ इंगेज हो, ठीक है, कनेक्शन बनाए और उन्हें मोटिवेट करे, किस चीज के लिए? हायर लेवल के लिए, कि भाई तुम्हें ये फ्यूचर में ये चीज अचीव करनी है या तुम्हें ये लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना है, उस चीज के लिए वो मतलब मोटिवेट करे। तो नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल ये सिखाती है, जैसे भी हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, इसमें क्या था कि भाई वो नेसेसरी होता है तब ये करता है, इसमें ये कंट्रोल मॉनिटर करता है, इसमें रिवॉर्ड देता है। अब इसका जो इफेक्टिव स्टाइल बना, जो हम ये बात करते हैं कि और इफेक्टिव स्टाइल कौन सी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें क्या इंडिविजुअल इंगेज होगा फॉलोअर्स के साथ, उससे अपना एक कनेक्ट बनाएगा, एक अच्छा गुड कनेक्शन बनाएगा, साथ साथ में उसको मोटिवेट करेगा किस चीज के लिए? हायर लेवल के लिए या हायर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। मतलब देखो इसमें नॉर्मली काम से मतलब नहीं होता, जो ये वाली लीडरशिप स्टाइल है, ये लीडरशिप स्टाइल में किस चीज से, दोनों चीजों से मतलब होता है। एक फॉलोअर की परफॉर्मेंस से भी, साथ साथ में उसके डेवलपमेंट से भी, कि हमें कोई टास्क मिला हुआ है, तो जो ये वाली लीडरशिप स्टाइल होगी उसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई हमारा टास्क तो पूरा हो, जो हमारा फॉलोअर्स है या फिर कह सकते हैं जो उसमें टीम मेंबर्स है, वो उस टास्क को तो कंप्लीट करे, साथ साथ में उसका डेवलपमेंट भी हो।
ये ना हो कि भाई उसने सिर्फ टास्क कंप्लीट करा, हम उसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि हम उसको ये चीज सिखा सके, ताकि इन फ्यूचर वो चीजों को अच्छे से कर सके, या उसको इन फ्यूचर इस चीज का फायदा हो। ठीक है, तो उसका हम डेवलपमेंट भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्या होते हैं कि वो इंक्रीज करते हैं सबऑर्डिनेट की अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर टास्क। मतलब ये नॉर्मली इसमें क्या कहा गया है कि ये जो होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, ये इंक्रीज करते हैं सबऑर्डिनेट्स की अवेयरनेस को, कि टास्क कितना इंपॉर्टेंट है और इस टास्क के लिए उनका की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसको उनको इस टास्क में अच्छा परफॉर्म करना क्यों जरूरी है। ये सब चीजें क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बताते हैं। ठीक है, साथ साथ में वो क्या करते हैं, जो हमने अभी बात करी कि भाई वो सिर्फ टास्क के लिए नहीं होते, साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं कि उसका भाई फुल पोटेंशियली वो उसको डेवलप कर सके। तो उसमें क्या करते हैं, वो उसको अवेयर करते हैं कि भाई तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ क्या है, तुम्हें डेवलपमेंट क्यों करना है पर्सन का। ये सब चीजें क्या बताते हैं, ये भी साथ साथ में वो लोग बताते हैं कि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ क्यों जरूरी है, तुम्हें डेवलपमेंट क्यों होना है, तुम्हें लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहिए, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीजें भी बताते हैं। हाँ, देखो जो लास्ट वाली लाइन है कि इसमें क्या है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मोटिवेट करते हैं सबऑर्डिनेट को कि वो अच्छे से वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ खुद के बेनिफिट को सोचने के अलावा भी, वो सिर्फ खुद का गेन या सिर्फ खुद के लिए ना सोचे, उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचे, ताकि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करी तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ग्रो करने से भाई इवेंचुअली फर्क तो इस पे पड़ेगा ना कि उसकी भाई एक जॉब सिक्योरिटी है, भाई वो लॉन्ग टर्म तक वहां पे काम कर पाएंगे। तो उन्हें खुद के साथ साथ खुद के तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही सोचना है, साथ साथ उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ये होती है। अब देखो ये वाला भी मैंने एक डायग्राम डाला था आप लोगों की हेल्प के लिए कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। पुअर लीडर मेक टुडेस वॉस फॉर एवरीवन यूजिंग कलेक्टिव पावर। मतलब अगर एक बेकार लीडर है ना, तो वो आज को खराब कर देगा। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शनल लीडर है, जो हमें हमने ट्रांजैक्शन पढ़े ना, तो वो क्या करता है, वो आज को बेटर बनाने की कोशिश करता है, मेक टुडे बेटर बाय रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस। वो पैसा दे रहा है, उसने क्या बोला कि भाई तुमने अच्छा काम किया, ये लो उसके लिए ये पैसा, तो उसने सिर्फ किस पे फोकस करा, उसने आज पे फोकस करा। उसका मेनली फोकस था आज, कि भाई तुमने आज अच्छा काम किया, तुम्हें आज रिवॉर्ड मिलेगा। उसने ये नहीं देखा कि भाई इसके लिए आगे फायदा होगा नहीं होगा क्या होगा। वहीं अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की बात करें, तो उसका पूरा फोकस किस पे था, उसका टुमारो पे था, मतलब कल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, टर्म पे फोकस था। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो बेकार लीडर है भाई, वो तो आज की भी चीजों को खराब कर लेगा, कैसे, गलत अपनी पावर को यूज करके। ट्रांजैक्शन लीडर है, उसका मेनली फोकस किस पे है, आज पे फोकस है, रिवॉर्ड देकर वो सिर्फ आज पे फोकस करेगा। वहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है, उसका फोकस किस पे होगा, कल को बेटर बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म को बेटर बनाने के लिए। अब वो इसको कैसे अचीव करता है भाई, उसका विजन क्लियर होगा कि लोगों को इंस्पायर करो, एक अच्छा विजन रखो। ग्रोथ माइंडसेट, उसका जो माइंडसेट है वो क्या होगा, ग्रोथ करना, कि चीजों को बढ़ाना है या ग्रो, चीजों को ग्रोथ प्रोवाइड करनी, उस पे होगा। वो क्रिएटिविटी दिखाएगा, ऑथेंटिक, सॉरी, हाँ, वो ऑथेंटिसिटी दिखाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक वे है, इसमें और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल मैंने 4 वेज वाला डाला हुआ था, ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। बाकी ऊपर जो ये मेन चीज है ना, आई होप इससे बहुत चीज क्लियर होगी कि पुअर लीडर चीजों को खराब करता है, ट्रांजेक्शनल लीडर आज को बेटर बनाता है रिवॉर्ड देकर, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर के गोल्स के बारे में सोचता है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा, ये क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट अभी तक, जो जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना अभी? इसके बाद हमारे पास 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ओके, ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा आता है चास्मेटिक लीडर। चास्मेटिक लीडर्स क्या होता है, इज डिफाइंड बाय द लीडर हु यूजेस हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स, परसिस्टेंस और चार्म टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब जो इसकी ये कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स होती है, उसको यूज करता है, या कह सकते हैं उसके चार्म को यूज करता है, किस चीज के लिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। या तो हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन की स्किल बहुत अच्छी है, हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई ये चीजों को ना बातों में फंसा लेता है, ये लोग इसको इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि ये बहुत मीठी मीठी बातें करता है। तो वो क्या है, वो जो मीठी मीठी बातें है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन के स्किल्स है। ठीक है, तो ये जो लीडरशिप है वो क्या डिफाइन करती है कि लीडर्स को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने चार्म्स वगैरह को भी यूज करना पड़ता है, किस चीज के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे
मैं लीडर हूँ भई, मैं चाह रही हूँ कि मेरी हमने अभी बात करी ना कि मैनेजर भी लीडर बन सकता है, तो मैं एज़ अ मैनेजर हूँ और मैं एज़ अ लीडर भी हूँ, दोनों ही हूँ मैं, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि भई मेरे जो साथ में लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी से ये सारे टास्क को अचीव कर लें। अब उसके लिए क्या करा, मैंने उनके साथ उनसे मैंने बैठ के वो अच्छी-अच्छी बातें करी कि भई तुम कितना अच्छे से काम कर रहे हो। एक वो कहते हैं ना मक्खन लगाने वाली बात, कि मैंने मक्खन लगाया उन्हें जाके कि भाई देखो तुम ये कर रहे हो, तुमसे अच्छा तो ये कोई कर ही नहीं सकता, ये मैंने नॉर्मली क्या किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन के स्किल्स को यूज़ किया। और मैंने स्किल स्किल को यूज़ करके क्या किया, भई वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ यार, ये कितना अच्छा है, ये हमारी कितनी अच्छी तारीफ़ करता है, ये हमें मोटिवेट करता है। या फिर मैं कह सकती हूँ मैंने अपना एक वो बिहेवियर बना के रखा, या मैंने वो करा कि भाई मेरा वो एक चार्म था कि हाँ, मैं चीज़ों को बहुत लोगों से हँस के बातें कर रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ। नॉर्मल हमारा बिहेवियर या पर्सनैलिटी, ठीक है? उसको यूज़ करना। अब देखो ये एक मैंने लाइन डाली थी, चारिस्मेटिक लीडर गिवन देयर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पीपल ऑन अ डीप लेवल। कि वो लोगों के साथ बहुत डीप लेवल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है एंड आर स्पेशली वैल्यूएबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फेसिंग अ क्राइसिस और स्ट्रगल टू मूव फॉरवर्ड। मगर वो आगे जाने के लिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक क्राइसिस फेस कर रही है या उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस सिचुएशन में इस लीडर की बहुत जरूरत है जो क्या करे, वो डीप लेवल तक, जो अपने नॉर्मल एक छोटे से फैक्ट्री में काम करने वाले भी एम्प्लॉय है ना, उससे ज्यादा कनेक्ट हुए, उनके साथ बैठे, उनसे बातें करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है आखिरी में, जो वो लोग होते हैं ना, वही होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल मेरी कोई सोप की कंपनी है, वो सोप बनाने वाले कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं उनके पास जाऊं, उनसे बैठूं, उनसे बातें करूं, उनसे कनेक्ट हूं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, या कह सकते हैं मैं एज अ टारमेटिक लीडर, मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं वो जो डीप लेवल के लोग हैं ना, उनसे बात करूं, उनसे खुद को कनेक्ट कर पाऊं। तभी मेरी कंपनी को ग्रो कर पाएगी, और जो तभी ये जो क्राइसिस मेरी कंपनी फेस कर रही है ना, उस मतलब क्राइसिस से बाहर निकल पाएगी। ठीक है? तो जो अब उसके बाद बात आती है कि एवरेज चारिस्मेटिक लीडर लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट, कि हर जो लीडर है ना, वो अलग-अलग दिखता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि चारिस्मेटिक लीडर सारे सेम होते हैं। सब में कुछ ना कुछ अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हो, कोई कॉन्फिडेंट हो, कोई मोटिवेशनल हो, कोई चार्मिंग हो। तो ये एक अलग-अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर इंसान में अलग-अलग हो सकता है, या मोस्टली कह सकते हैं हम सब में सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। भई कोई कॉन्फिडेंट है, कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है किसी का, कोई मोटिवेशनल है। तो नॉर्मली जो इससे आप बात को याद रखना, वो क्या होता है कि चारित्रिक लीडर क्या होते हैं, वो लीडर होते हैं जो लोगों से डीप लेवल तक कनेक्ट हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का वो लोग यूज करें, चार्म का यूज करें, किस लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है? अब देखो ये एग्ज़ाम्पल जो अभी तक हम लोग इतने देर से बातें कर रहे थे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स की, तो वैसे ही देखो इंस्पिरेशनल लीडर्स के एग्ज़ाम्पल है। महेंद्र सिंह धोनी, मैंने अभी आप लोगों को कितना एग्ज़ाम्पल दिया महेंद्र सिंह धोनी की, ये लूथर किंग जूनियर, ये इनके बारे में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। महात्मा गांधी, ये सारे एग्ज़ाम्पल है किसके, इंस्पिरेशनल लीडर्स के। चलो अब मुझे आप लोग बताओ, अब मुझे आप लोग बताओ कि कोई ऐसा लीडर जिसको आप बहुत इंस्पिरेशनल मानते हो, या आप लोगों के लिए मतलब एज अ लीडर है, या जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हो, आप इंस्पायर हुए हो उनसे, ठीक है? कौन है वो? सब कोई ना कोई तो होगा, तो ऐसे बताओ आप, सब लोग आपके कौन कौन है? एज अ एग्जाम्पल वो भी तो वर्क करेंगे। जब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस एग्जाम्पल में क्या लिख कर आओगे, किसका नाम लिख कर आओगे? गांधी जी मोस्टली, गुड। और बच्चे बताओ, एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है आपकी होनी है, गुड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो लिख कर आना पड़ेगा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल जिसके बारे में तो आप लोगों को आराम से आप लिख सकते हो ना, तो डेफिनेटली एग्जाम्पल दिया करो। और बच्चे और बताओ, और किसी का कोई लीडर नहीं है, किसी से इंस्पायर नहीं हुए और कोई? एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड। मुझे 4-5 बच्चों ने आंसर किया। और बताओ भाई, और किसी? महेंद्र सिंह धोनी ऑलवेज, ओके। अंबानी, ओके। और बताओ भाई, और ये सिर्फ ये 4-5 बच्चे एग्जाम्पल लिख कर आएंगे क्या पेपर में? और बच्चे एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे? और बच्चे भी तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। या सिर्फ ये 4-5 बच्चे ही एग्जाम्पल लिख कर आने वाले हैं, बाकी कोई नहीं लिख कर आएगा? नीरव मोदी, बस बी सीरियस, मैं मजाक कर रही हूँ, बट सीरियस पढ़ाई करनी है हमें। मोदी जी, अंबानी, नीरज चोपड़ा, साजन बोस,
बट सब मूवी देख कर आए हो। पता चल रहा है मुझे किसने कौन-कौन सी मूवीज़ देखी हुई है। चलो ठीक है, तो मतलब मैं इससे ओके। तो इसका मतलब ये है कि सबको क्लियर है योगी आदित्यनाथ। तो सब लोग एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख कर आना एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो एग्ज़ाम्पल डेफिनिटली लिख कर आना। बस, बस, समझ गई। अब मैं समझ गई बस अब और मुझे नहीं बताना, मैं समझ गई अब। ये मैं बीच-बीच में चेक करती रहती हूँ कि आप लोग कोई सो तो नहीं रहा है ना, सब जाग रहे हो ना? गुड मदर। मदर से अच्छा कोई होता ही नहीं, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो हमारी मदर ही होती है। चलो ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो हमारा आता है कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन लीडरशिप। ये नॉर्मली इससे क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी अब एक थोड़ा-सा ध्यान मतलब रख लेना अगर आ जाए कभी गलती से भी। तो कौन-कौन से इश्यूज़ होते हैं जो लीडरशिप में आ सकते हैं या लीडरशिप में कभी-कभार रेज़ होते हैं। भाई जेंडर की मतलब बहुत लोगों को लगता है कि हम मेल और फीमेल अलग-अलग डिफरेंट मतलब लीड कर सकता है कि मेल कुछ और तरीके से लीड करे, फीमेल करे तो सम टाइम यस और सम टाइम नो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग देखो इसमें ना हर इंसान की अलग-अलग थिंकिंग हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की थिंकिंग कुछ हो और हो सकता है मेरी थिंकिंग कुछ और हो। तो डिपेंड करता है कि क्या थिंकिंग है। हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई मेल और फीमेल डिफरेंटली लीड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है चीज़ों का सिचुएशन पे। कभी-कभार हम लोग कहते हैं ना कि फीमेल थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, तो कभी वो थोड़ा इमोशनली रिएक्ट कर रही है, तो चीज़ें या सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से होता है। ठीक है? तो लीडिंग टू एम्पावरमेंट, व्हाट अबाउट फेलोशिप, नेशनल कल्चर जो हमारा नेशन का कल्चर है, क्या वो भी एक इश्यू है लीडरशिप स्टाइल के लिए? वही होता है ज़रूरी कि भई हमें बहुत सारे अपने कल्चर्स वगैरह को देखना पड़ता है। प्रोवाइडिंग टीम लीडरशिप, मोरल डायमेंशन तो मतलब नॉर्मली कुछ इश्यूज़ हैं, इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जो एक लीडरशिप या कह सकते हैं एक लीडर के सामने रेज़ होते हैं। ठीक है? तो इसका जस्ट एक बार ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना, बाकी इतना कुछ नहीं है। इसी के साथ हमारे पूरा जो ये यूनिट है, यूनिट 4 वो हमारी आज पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने सारा कवर कर लिया है। ठीक है? जो हमारा ये रहा, ये जो ओबी का हमारा सिलेबस था, इसमें हमने यही सब कुछ था हमारा। ग्रुप डायनामिक्स इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, ग्रुप रूल्स, ग्रुप ये सब पूरा ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, ट्रेड थ्योरी, ट्रांज़ैक्शनल चार्ट मिस्टेक, लीडरशिप क्वांटम्स ये सब पूरा हो गया। लीडरशिप क्वांटम अब ये मत बोलना हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने लीडरशिप के बारे में पूरा पढ़ रहे थे, उसी को हम कहते हैं लीडरशिप क्वांटम्स वगैरह। ठीक है? तो अब हमारा जो पूरा हो गया है कल अब हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम लास्ट यूनिट करेंगे डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस स्ट्रेस इन सब चीजों के बारे में हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? तो अभी तक हम लोग क्लास बी सीरियस लिंक में दे दूंगी अभी। सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी एक यूनिट बची है। इतनी जल्दी अभी सिलेबस खत्म कैसे होगा? अभी कल की क्लास है। कल की क्लास के बाद सारा पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर हो गया है रिवीजन में, तो उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। पीपीटी को एज़ अ नोट्स यूज़ करना। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को वही चीज़ कि अच्छा क्लास ले स्टार्ट करी थी लेना, ओके। कोई नहीं, मैं कल एक बार दोबारा रिवीजन करवा दूँगी जितनी भी इवन मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में पूरा रिवीजन करवाती हूँ। तो कल वाली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो कल वाली क्लास देखना प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सेंड कर दूँगी। मैं भी अभी अरेंज करूँगी तो डोंट वरी प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर दूँगी। इनके इन केस अगर कल वाली क्लास में वैसे तो मैं ट्राई पूरा करूँगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स अ, मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं हो पाते डिस्कस या कुछ भी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। मैं आपको लिंक दे दूँगी जिसपे मैं आप लोगों के बाद में भी अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग बाद में भी उस चीज़ को पढ़ सकें। प्रीवियस ईयर के पेपर क्योंकि देखकर जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से आइडिया लग पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आए हुए हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, बस 1 मिनट।
पीपीटी अवेलेबल होगी, हर क्लास की मैंने पीपीटी शेयर करी है। कल दोबारा मैं लास्ट क्लास में जितनी भी पीपीटीज़ है वो सारी शेयर कर दूँगी दोबारा। साथ-साथ में स्टडी मटीरियल और कुछ बुक्स वगैरह रेफरेंस के लिए भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, ताकि आप लोग वो भी उसको भी रेफर कर सकें। क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मतलब कल मैं क्लास में पूरा जो कल हमारी लास्ट क्लास है उसमें ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरी ड्राइव बना के लाऊँ, जिसमें स्टडी मटीरियल, पीपीटी, सिलेबस सब कुछ आपके पास हो, ताकि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर मैं सेंड कर दूँगी, डोंट वरी। मैंने स्टार्टिंग के डे 1 से बोला हुआ है मैं प्रीवियस ईयर पेपर दूँगी आप लोगों को। तो इवन अगर मैं वही बात बता रही हूँ कि कल अगर हमारा कुछ ऐसा हुआ कि टाइम वगैरह में भी अगर डिस्कस नहीं हो पाती है चीज़ें, तो भी मैं आप लोगों को ड्राइव का जो लिंक दूँगी, उसपे प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाल दूँगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह उसपे वेबसाइट पे भी डाल दूँ सॉरी वेबसाइट पे कह रही हूँ। ड्राइव वाले लिंक पे भी प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दूँगी, जितना भी कंटेंट वगैरह जो भी है सारा थ्योरी वगैरह का वो भी ट्राई करूँगी, सब कुछ दे दूँ ताकि स्टडी मटीरियल में आप लोगों के पास कोई कमी नहीं होगी, ताकि इस पेपर में भी अच्छे से करके आना। ये पेपर टफ नहीं है, आप लोग चाहो तो बहुत अच्छे से इस पेपर में स्कोर कर सकते हो। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि कैसे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो मैंने हर क्लास में इवन आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमसे पेपर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें क्या-क्या करना चाहिए। ठीक है? तो अभी तक आज हमारी जो इतना हमने किया, हम यूनिट 4 तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? यूनिट ये वाली भी हमारी जो यूनिट 4 भी है, वो भी हमारी आज पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों से वापस बार-बार वही बात पूछ रही हूँ, प्लीज़ किसी को पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? देखो अगर 75 का पेपर आता है ना, तो आपका सीबीसीएस है तो 30 मार्क्स वाला बच्चा पास होता है। बट पासिंग मार्क्स से लाने के अच्छे स्कोर नहीं करने, सबको अच्छे स्कोर करने हैं। डिपेंड करता है कितना मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर है तो 30% 30 मार्क्स वाला सॉरी 30% नहीं 30 मार्क्स वाला 40% वाला बच्चा पास होता है। मार्कशीट में तो ग्रेड आते हैं क्योंकि सीबीसीएस का सिस्टम है ना इसलिए आते हैं। बट ईज़ी हो गया तो अच्छी बात है। वेरी गुड सब अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम में। रिविज़न भी हो गया, अब आप लोगों को तो सब हो ही गया, बस लास्ट अब यूनिट है। कल वो लास्ट यूनिट भी हो जाएगी, तो पाँचों यूनिट का रिविज़न हो जाएगा। किसी को कोई डाउट प्रीवियस की जो चारों यूनिट हुई है, उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। मैं बार-बार आप लोगों से वही रिपीट करती हूँ कि कोई भी हो डाउट तो पूछो। यस, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड। कल सब लोग सारा रिवाइज़ करके आना, जितनी भी यूनिट कर ली है, उसको रिवाइज़ करके ज़रूर आना। क्योंकि कल फिर क्लास है लास्ट, तो जितने ज़्यादा डाउट्स हो, उतने ज़्यादा डाउट क्लियर कर लेना। आप सब लोगों के लिए भी सही रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों की चैट पूरी प्रॉपर टाइम पे पढ़ती रहूँ, उसको सारे आंसर्स करती रहूँ, ताकि किसी के कोई डाउट या कुछ मिस ना हो जाए। बाकी अगर मिस हो जाए तो दोबारा एक बार लिख देना, बाकी हाँ, मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ। एक आंसर मैंने ये कल भी समझाया था कि एक आंसर देखो कितने पेज का, पेजेस मैटर नहीं करते, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, कि आप किस क्वालिटी में लिख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है ना? तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी पे फोकस करने की जगह पेपर की क्वालिटी पे मैट करो। डायग्राम्स बनाओ, वेरी गुड, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। देखो पीपीटी इनफ नहीं है, मैंने वही बोला पीपीटी में बहुत चीज़ें शॉर्ट है। चीज़ें मैंने सारी कवर करी है, लेकिन पीपीटी को एज़ अ नोट्स यूज़ करो। बुक्स में से ज़रूर पढ़ना, इतना सा मत लिख कर आ जाना। पीपीटी को एज़ अ नोट्स यूज़ करो, एज़ अ रिविज़न टाइम पे उसको यूज़ करो, लेकिन बुक को पूरा प्रेफ़र करो, बुक्स को पढ़ो। पीपीटी से जस्ट मैंने उस पीपीटी के थ्रू आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी है। मैंने जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है ना, वो सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं होती। भई मैं बहुत चीज़ें आपको अलग से भी तो समझाती रहती हूँ, एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, ये सब चीज़ें होती है ना। हाँ, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट उसके बेस पे आप लोगों के आंसर अच्छे होते हैं। देखो एसएल का स्टडी मटेरियल अच्छा है। आप लोग स्टडी मटेरियल रेफर करोगे तो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। एसएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप लोगों को वैसे भी मिला होगा तो स्टडी मटेरियल तो अच्छा है। ठीक है? बाकी वेबसाइट वगैरह पे अगर नहीं भी मिला तो मैं मतलब वेबसाइट पे मिला ही होगा। फिर भी मैं आपके लिए ड्राइव पर वो स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी। मैं दोबारा एक बार आप लोगों को लिंक दे देती हूँ आज की पीपीटी का, इन केस अगर अभी किसी ने ना कॉपी किया हो तो प्लीज़ ऐसे कॉपी कर लो। इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। फिर कल मिलते हैं 7 बजे फिर से।
सबने चेक कर लिया ना? ये लिंक प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है? ड्राइव पे अपलोड मैं कल कर दूँगी। कल मैं सारा ड्राइव पे कर दूँगी। मैं आप लोगों को वही तो कह रही हूँ कि मैं आखिरी में आप लोगों के लिए पूरी ड्राइव बना दूँगी। सब कुछ इसमें मटेरियल वगैरह सब कुछ हो, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो सब कुछ हो गया है। सो नो डाउट। सो लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू सो मच। ठीक है, कल वाली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम यूनिट 5 कवर करेंगे। आज वाली हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। पहले की पीपीटी भी भेज दूँ? पहले की पीपीटी के सारे लिंक्स चाहिए। कल वाली उसका वेट कर लो, कल वाली जो ड्राइव आएगी उसमें मैं पूरा शेयर कर दूँगी। डोंट वरी, कल वाली ड्राइव में मैं सारी पीपीटी डाल दूँगी एक ही बार में। ठीक है? तो कल आपको सब कुछ एक बार में मिल जाएगा। डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास। बाय।